नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज नितिन सिंघानिया की भारतीय कला और संस्कृति की हमारी श्रृंखला में हम अध्याय 21 भारत में मार्शल आर्ट पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जिसमें इतिहास, संस्कृति, शारीरिक कौशल और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता भी सब एक साथ मिल जाता है। बिल्कुल। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में रंग, त्योहार, मसाले ये सब आता है। लेकिन भारत की एक पहचान और भी है जो उतनी ही प्राचीन है, और वो है यहाँ की युद्ध कलाएं, मतलब मार्शल आर्ट्स। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इनकी शुरुआत तो जाहिर है युद्ध के लिए हुई थी, अपने राज्य की, अपनी रक्षा के लिए। वही उनका प्राइमरी फंक्शन था। बिल्कुल, लेकिन समय के साथ इन कलाओं का स्वरूप, उनका मकसद सब बदल गया। आज की तारीख में ये कलाएं आपको युद्ध के मैदान पर शायद ही दिखें। एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका। हाँ, अब इनका इस्तेमाल बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। आज ये एक परफॉर्मेंस आर्ट बन गई है। लोग इन्हें शारीरिक फिटनेस या सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं। सही कहा। मतलब जो मकसद पहले सर्वाइवल था, वो आज वेलबीइंग और एक आर्ट फॉर्म बन गया। और ये जो शब्द है मार्शल आर्ट, इसका मतलब भी कितना सीधा है। लैटिन में मार्स युद्ध के देवता थे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो मार्शल आर्ट का शाब्दिक अर्थ ही है युद्ध से जुड़ी कलाएं। कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सीधा और सटीक। अच्छा, इसमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात यह है कि भारत में कई मार्शल आर्ट्स का डांस, योग और दूसरी प्रदर्शन कलाओं से, मतलब परफॉर्मेंस आर्ट से गहरा संबंध है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये भारतीय दृष्टिकोण की खूबसूरती है। हम शरीर, मन और आत्मा को अलग अलग नहीं देखते। पश्चिम में जिम का मतलब सिर्फ शरीर बनाना है, मेडिटेशन का मतलब मन शांत करना। लेकिन यहाँ एक ही कला में व्यायाम, ध्यान, आध्यात्मिकता तीनों जुड़े हैं। कलरी पट्टू का प्रैक्टिशनर आपको एक डांसर की तरह फ्लेक्सिबल भी दिखेगा और एक योगी की तरह फोकस्ड भी। एग्जैक्टली। ये सिर्फ लड़ने की तैयारी नहीं है, ये एक तरह से जीवन की तैयारी है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से कुछ कलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसे कि कलरीपयट्टू और सिलंबम। ऐसा क्यों? ये एक क्लासिक कॉलोनियल टैक्टिक थी। किसी भी समाज को काबू में करने के लिए पहले उसकी हिम्मत तोड़ो। अच्छा। ये मार्शल आर्ट्स लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती थी। एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट का आत्मविश्वास अलग ही होता है। तो अंग्रेजों को डर था कि ये कलाएं संगठित विद्रोह का जरिया बन सकती हैं। ये तो एक तरह से हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी पर हमला था। बिल्कुल, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत की जड़ें बहुत गहरी हैं। आप कला को दबा सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। आजादी के बाद ये कलाएं फिर से जीवित हुईं और अपनी लोकप्रियता वापस हासिल की। हाँ, ये हमारे कल्चर की रेजिलियंस को दिखाता है। गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ये ज्ञान अंधेरे में भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। तो चलिए इसी रेजिलियंस की सबसे बड़ी मिसाल से शुरू करते हैं। भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू, इसका उद्भव 4वीं शताब्दी ईस्वी में केरल में हुआ था। हालांकि इसका अभ्यास दक्षिण भारत के कई हिस्सों में होता है, पर इसकी जन्मभूमि केरल को ही माना जाता है। और इसके नाम में ही इसका राज छिपा है ना? कलरी एक मलयालम शब्द है। हाँ, कलरी मतलब एक खास तरह का स्कूल या अखाड़ा जहां ये कला सिखाई जाती है। और पयट्टू? पयट्टू का मतलब है अभ्यास या लड़ाई। तो कलरीपयट्टू का मतलब हुआ अखाड़े में होने वाला अभ्यास। कितना सरल और सटीक। बिल्कुल। और इसकी जड़ें सिर्फ इतिहास में नहीं, पौराणिक कथाओं में भी हैं। अच्छा। माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार ऋषि परशुराम, उन्होंने ही कलरीपयट्टू की शुरुआत की थी। ये कनेक्शन इस कला को एक डिवाइन स्टेटस देता है। वाओ! तो मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसके साथ एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी जुड़ा हुआ है। तो प्रैक्टिस में ये कैसा दिखता है? इसमें असल में होता क्या है? इसमें मॉक ड्रिल्स होते हैं, मतलब नकली लड़ाई, हथियारों के साथ भी और बिना हथियारों के भी। साथ ही इसमें बहुत कड़े शारीरिक व्यायाम भी शामिल है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प डिटेल है, इसमें कोई ढोल, नगाड़ा या गाना नहीं होता। ओह, ये तो काफी अलग है। भारतीय प्रदर्शन कलाओं में म्यूजिक तो एक अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल, लेकिन कलरीपयट्टू में सन्नाटा होता है। सारा ध्यान 100% फोकस लड़ने की शैली और अपनी सांसों पर होता है। इससे माहौल में एक गजब की इंटेंसिटी आ जाती है। और उस शैली की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है फुटवर्क। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फुटवर्क, है ना? बिल्कुल। शरीर का संतुलन, गति, हमला और बचाव सब कुछ पैरों की सही मूवमेंट पर निर्भर करता है। इसके अलावा किक, स्ट्राइक और हथियारों का अभ्यास भी है।
ये एक कंप्लीट कॉम्बैट सिस्टम है। और इसकी लोकप्रियता आज सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। मैंने अशोका जैसी फिल्मों में भी इसे देखा है। हाँ, और जैकी चैन की फिल्म द मिथ में भी इन फिल्मों ने इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया है। ये दिखाता है कि ये कला आज भी कितनी प्रासंगिक और प्रभावशाली है। और ये सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं रहा है जो स्टीरियोटाइप है। उन्नी अर्चा जैसी महान नायिका का जिक्र मिलता है। अरे बिल्कुल, वो एक लेजेंडरी फिगर हैं। उन्होंने इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके कई लड़ाइयां जीती। तो ये स्टीरियोटाइप तो कलरीपयट्टू ने सदियों पहले ही तोड़ दिया था। और आज के दौर में इसका एप्लीकेशन बदला है। अब लोग इसे निहत्थे, आत्मरक्षा और शारीरिक फिटनेस के लिए सीखते हैं। लेकिन इसकी जड़ें आज भी पारंपरिक अनुष्ठानों और समारोह में गहरी जमी हुई हैं। मतलब ट्रेडिशन आज भी जीवित है, भले ही कॉन्टेक्स्ट बदल गया हो। बिल्कुल। तो चलिए इसकी तकनीकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही इस कला का दिल है। बिल्कुल। और सबसे पहले और शायद सबसे अनोखा पहलू है उजीचिल। ये क्या है? ये तिल के तेल से की जाने वाली एक खास तरह की मालिश है। अच्छा। अब ये कोई रिलैक्सिंग स्पा मसाज नहीं है। अच्छा। ये गहरी थेरेप्यूटिक मसाज है जो गुरु अपने शिष्य को देता है, कभी कभी तो अपने पैरों का इस्तेमाल करके। इसका मकसद शरीर को लड़ाई के लिए तैयार करना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना और चोटों से रिकवरी में मदद करना है। एक मिनट, मतलब ट्रेनिंग की शुरुआत एक तेल मालिश से होती है? ये तो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है। मैं तो सोच रही थी कि पहले दिन से ही जोरदार प्रैक्टिस शुरू हो जाती होगी। एग्जैक्टली। यही इस कला का होलिस्टिक अप्रोच है। शरीर को पहले तैयार किया जाता है, उसे मजबूत और लचीला बनाया जाता है, फिर उस पर लड़ाई का दबाव डाला जाता है। ये तो मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस जैसा लग रहा है। कमाल है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है ओट्टा से लड़ाई। ओट्टा? हाँ। ये क्या चीज है? ओट्टा एक एस आकार की छोटी लकड़ी होती है जो हाथी के सूंड की तरह दिखती है। ओह। इस हथियार से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसे शरीर के वाइटल पॉइंट्स, जिन्हें मर्मम कहते हैं, उन पर हमला करने के लिए बनाया गया। कहते हैं कि जिसने उट्टा चलाना सीख लिया, उसने कलेरीपट्टू के रहस्य को समझ लिया। फिर है मेपयट्टू। मेपयट्टू ये शारीरिक व्यायाम है ना? हाँ, और ये सुनने में शायद बेसिक लगे, लेकिन असल में यही नींव है, फाउंडेशन है ये। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसमें स्ट्रेचिंग, जंपिंग, अलग अलग पोस्चर्स हैं जो जानवरों की चाल से प्रेरित होते हैं, जैसे हाथी, शेर, बिल्ली। ये शरीर में शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन और संतुलन सब विकसित करते हैं। और फिर आता है वो हिस्सा जिसकी हम सब कल्पना करते हैं, पुलियंकम। पुलियंकम, तलवार और ढाल की लड़ाई। हाँ, ये क्लासिक तलवारबाजी है। ये शायद कलेरीपट्टू का सबसे सिनेमैटिक रूप है। इसमें गति, सटीकता और रणनीति तीनों का संगम होता है। एक फिजिकल चेस मैच की तरह। बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल एक फिजिकल चेस मैच जहां एक गलत चाल और खेल खत्म। तलवार के अलावा और भी तकनीकें हैं, जैसे वेरुमकाय। वेरुमकाय, इसका मतलब है खाली हाथ की लड़ाई। हाँ, और ये आज के समय में शायद सबसे जरूरी है। हथियार ना हो तो क्या करें? विरुमकाय इसका जवाब है। राइट, सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल। इसमें पंच, किक, ब्लॉक और दुश्मन को पकड़कर गिराने जैसी तकनीकें शामिल हैं। इसमें दो और टर्म्स आते हैं, अंगथारी और कोलथारी। इनमें क्या फर्क है? ये हथियारों की ट्रेनिंग के दो स्टेजेस हैं। कोलथारी मतलब कोलथारी में लकड़ी के हथियारों का उपयोग होता है, जैसे लाठियां। हाँ, लंबी लाठियां, छोटी छड़ियां। ये ट्रेनिंग का पहला चरण है। इससे कोऑर्डिनेशन और स्पीड बेहतर होती है और चोट लगने का खतरा भी कम होता है। और अंगथारी? जब आप लकड़ी के हथियारों में माहिर हो जाते हैं, तब आप अंगथारी पर आते हैं, जिसमें धातु के घातक हथियारों का इस्तेमाल होता है, जैसे तलवार, खंजर, भाला। अच्छा, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस है, सुरक्षा से शुरू होकर असल युद्ध की तैयारी तक। बिल्कुल। तो ये सब मिलाकर कलरीपयट्टू की एक पूरी तस्वीर बनती है। ये सिर्फ लड़ना नहीं है, ये शरीर को तेल मालिश से तैयार करने से शुरू होता है, फिर व्यायाम, फिर लकड़ी के हथियार, फिर खाली हाथ लड़ना और अंत में धातु के हथियारों में महारत हासिल करना। ये तो एक पूरी जर्नी है। बिल्कुल। ये एक ऐसी कला है जो शरीर को अनुशासित करती है, मन को केंद्रित करती है और आत्मा को उसकी पौराणिक जड़ों से जोड़ती है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने, अनुशासित करने और संतुलित रखने में है। तो ये थी कलरीपयट्टू की कहानी। प्राचीन उत्पत्ति, पौराणिक संबंध, फुटवर्क पर जोर और मालिश से लेकर तलवारबाजी तक की विविध तकनीकें, और आज के दौर में भी इसकी प्रासंगिकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सिलंबम पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक और मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की एक
कह सकते हैं प्राचीन और वैज्ञानिक स्टाफ फेंसिंग कला है। हाँ। और जब हम वैज्ञानिक कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ टेक्निक नहीं है। मतलब सोचिए, लाठी चलाने को एक साइंस की तरह देखा गया है। बिल्कुल, एक कला जिसमें फिजिक्स, ज्योमेट्री और ह्यूमन बॉडी की पूरी समझ शामिल है। हाँ। और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि मतलब इतिहास और मिथक एक दूसरे में मिल जाते हैं। जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि पांड्य, चोल और चेर जैसे महान राजाओं ने इसे अपने शासनकाल में संरक्षण दिया था। अच्छा, रॉयल पेट्रोनेज मिला हुआ था इसको। हाँ, रॉयल पेट्रोनेज मिला हुआ था। ये कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं था। इसे सेना के प्रशिक्षण का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना जाता था। ओके। और इसके जो सबसे बेहतरीन कलाकार थे उन्हें दरबार में सम्मान मिलता था। तो ये कला बेसिकली राज्य की शक्ति और संस्कृति का प्रतीक थी। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। सोर्स में 2वीं सदी के तमिल साहित्य सिलप्पधिकारम का जिक्र है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सिलंबम की लाठियां, तलवारें और यहाँ तक कि कवच भी, हाँ, वो विदेशी व्यापारियों को बेचे जाते थे। हाँ, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले का मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट। बिल्कुल। और जरा सोचिए कि खरीदार कौन थे? कौन? रोम, ग्रीस और मिस्र के लोग। ये बात फैसिनेट करती है कि बांस की एक लाठी इतनी लोकप्रिय ट्रेडिंग आइटम कैसे बन गई। सही बात है। ये इस कला और इसके उपकरणों की मतलब असाधारण गुणवत्ता को दिखाता है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड मानी जाने वाली सभ्यताओं में इसकी भारी मांग थी। वो जरूर इसकी बनावट, इसके संतुलन और इसकी इफेक्टिवनेस से प्रभावित हुए होंगे। और यहीं से ये कला मलेशिया तक पहुंची। अच्छा, मलेशिया तक भी? हाँ, जहां आज ये एक लोकप्रिय खेल और सेल्फ डिफेंस का तरीका है। ये कल्चरल एक्सचेंज का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इसकी शुरुआत पर चलते हैं। मतलब इसकी जड़ें कहाँ से आईं? स्रोत में तो इसकी उत्पत्ति को दैवीय बताया गया है। हाँ, अक्सर भारत में प्राचीन कलाओं और ज्ञान को देवताओं से जोड़ा जाता है। सही कहा, जो उसे एक अलग ही सम्मान और पवित्रता का दर्जा देता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार भगवान मुरुगन और ऋषि अगस्त्य को इसका रचयिता माना जाता है। ओके। तो ये बात इस कला को एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन देती है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक तरह की साधना बन जाती है। मतलब सीखने वाले के लिए ये सिर्फ एक लड़ाई की तकनीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुशासन, ध्यान और आत्मनियंत्रण का मार्ग है। वैदिक काल में तो इसे युवा पुरुषों को एक अनुष्ठान, एक रिचुअल के तौर पर सिखाया जाता था। मतलब जैसे गुरुकुल में शस्त्र विद्या होती थी, कुछ वैसा ही। बिल्कुल वैसा ही। जहां शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा ये भी था कि छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान न ले, बल्कि खुद की और समाज की रक्षा करने में भी सक्षम हों। एग्जैक्टली, ताकि आपातकाल में वे अपनी और अपने समुदाय की रक्षा कर सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव हुआ है। क्या? यह कला एक शुद्ध रक्षात्मक कला से एक कॉम्बैट एक्सरसाइज में बदल गई है। अच्छा, मतलब सिर्फ बचाव से आगे बढ़कर ये अब एक ऑर्गेनाइज्ड खेल और मुकाबले का रूप ले चुकी है। हाँ, और ये बदलाव जरूरी भी था, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान जब उन्होंने कई भारतीय मार्शल आर्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। राइट। तब सिलंबम को एक खेल और सांस्कृतिक प्रदर्शन के रूप में जिंदा रखा गया। यह इसकी जीवंतता का प्रमाण है। तो इसमें इस्तेमाल होने वाली लाठी, मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है, क्या ये कोई भी आम बांस की लाठी होती है या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? नहीं, ये कोई आम लाठी नहीं है। स्रोत के मुताबिक 4 अलग-अलग तरह की स्टेव्स या लाठियां इस्तेमाल होती हैं। 4 तरह की? हाँ, और हर एक का अपना एक विशेष उद्देश्य है, जो दिखाता है कि ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक उपकरण भी हैं। अच्छा। पहला है टॉर्च सिलंबम। इसके एक सिरे पर कपड़े की जलती हुई मशाल बंधी हो। अरे वाह, ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है। लेकिन क्या जलती हुई मशाल से लड़ना खतरनाक नहीं होता? मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन था या सच में युद्ध में कोई फायदा था इसका? बहुत अच्छा सवाल है। दोनों ही बातें हैं। रात के समय ये रोशनी का सोर्स तो है ही, लेकिन इसका असली काम साइकोलॉजिकल है। मनोवैज्ञानिक? कैसे? कल्पना कीजिए, अंधेरे में एक घूमती हुई जलती मशाल आपकी तरफ आ रही है। ये आपके विरोधी को डराती है, उसकी आंखों को भ्रमित करती है और उसके ध्यान को भटकाती है। समझ गया। तो ये फिजिकल अटैक के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल अटैक भी है। और बाकी 3 लाठियां? दूसरी लाठी घुमाने पर सर की एक सोनरस स्विशिंग आवाज पैदा करती है। ओके।
ये आवाज गति का एहसास कराती है और एक लय बनाती है। एक माहिर खिलाड़ी इस आवाज से अपनी विरोधी के हमलों के समय का अंदाजा लगा सकता है। या उसे अपनी गति से कंफ्यूज कर सकता है। बिल्कुल। तीसरी नॉन इलास्टिक यानी बिना लचक वाली होती है, जिससे टकराने पर खड़खड़ की तेज आवाज आती है। अच्छा, क्लैटरिंग साउंड। हाँ, इसका उद्देश्य विरोधी के आत्मविश्वास को तोड़ना है। हर बार जब उसकी लाठी आपकी लाठी से टकराएगी और वो तेज आवाज होगी तो उसे लगेगा कि आपका वार ज्यादा शक्तिशाली है। और चौथी एक छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली लाठी होती है, जो शायद नजदीकी लड़ाई यानी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होती होगी। तो आप देख सकते हैं हर लाठी का अपने एक पर्पस और टेक्निक है। और खिलाड़ी पहनते क्या हैं? क्या कोई खास वेशभूषा होती है? क्योंकि किसी भी खेल में पहनावा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, उसका एक फंक्शनल रोल भी होता है। हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र है। खिलाड़ी अलग अलग रंगों के लंगोट, पगड़ी, बिना आस्तीन की बनियान, स्लीवलेस वेस्ट, स्लीवलेस वेस्ट, कैनवस के जूते और छाती के लिए चेस्ट गार्ड पहनते हैं। हाथ में बेंत की बनी ढाल, विकोवर्क शील्ड्स भी होती है। ये पूरी वेशभूषा बेसिकली गतिशीलता और सुरक्षा का संतुलन है। मतलब एजिलिटी और प्रोटेक्शन का बैलेंस। एग्जैक्टली। लंगोट और बनियान शरीर को घूमने फिरने, झुकने और उछलने की पूरी आजादी देते हैं, जो कि सिलंबम के फुटवर्क के लिए बहुत जरूरी है। वहीं चेस्ट गार्ड और ढाल शरीर के जरूरी अंगों को सुरक्षा देते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसकी टेक्निक्स क्या हैं? ये सिर्फ लाठी घुमाना तो कतई नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। सिलंबम में कहा जाता है कि लड़ाई हाथों से नहीं, पैरों से जीती जाती है। पैरों से। हाँ, इसमें पैरों की तेज हरकत, स्विफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द फुट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी पोजीशन, आपका बैलेंस, आपकी शक्ति, सब कुछ फुटवर्क पर निर्भर करता है। ओके। और लाठी को दोनों हाथों से चलाने में महारत हासिल करनी होती है, ताकि शक्ति और नियंत्रण दोनों बना रहे। इसमें थ्रस्ट यानी सीधा प्रहार, कट किनारे से काटना, हाँ, चॉप यानी ऊपर से वार करना, और स्वीप जमीन के पास घुमाकर मारना जैसी कई मुख्य टेक्निक्स हैं। और स्रोत में लिखा है कि इन सब से शरीर के अलग अलग स्तरों, सिर, कंधे, कूल्हे और पैर पर फोर्स, मोमेंटम और प्रिसिजन डेवलप की जाती हैं। इसका मतलब है कि ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। बिल्कुल, जो शरीर के हर हिस्से को कोऑर्डिनेशन में काम करना सिखाता है। ये तो किसी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसा लग रहा है। सही कहा। ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि फिजिक्स का खेल है। आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल पर, कितनी गति से और शरीर के किस हिस्से का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा असरदार चोट पहुंचाई जा सकती है। और सबसे कमाल की बात जो स्रोत में लिखी है कि खिलाड़ी को एक अनकंट्रोल्ड भीड़, एक अनकंट्रोलेबल मॉब को काबू करना भी सिखाया जाता है। यही तो मैं सोच रहा था, ये कैसे मुमकिन है? एक अकेला इंसान एक लाठी से पूरी भीड़ को कैसे रोक सकता है? ये तो मतलब लगभग असंभव लगता है। यहीं पे कला का असली सार समझ आता है। ये ब्रूट फोर्स का खेल नहीं है, स्किल का खेल है। ओके। इसका उद्देश्य भीड़ को हराना नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करना है। इसमें स्नेक हिट्स, मंकी हिट्स और हॉक हिट्स जैसे स्ट्रोक सिखाए जाते हैं। नाम से पता चलता है कि ये जानवरों की चाल और फुर्ती से प्रेरित है। इसे थोड़ा और समझाइए। स्नेक हिट का मतलब क्या है? स्नेक हिट का मतलब शायद तेजी से और अप्रत्याशित दिशा से किए जाने वाले वार से है, जो सीधे कमजोर बिंदुओं पर लगते हैं, जैसे सांप अचानक हमला करता है। राइट। मंकी हिट्स का मतलब शायद उछल कूद के साथ विरोधी को भ्रमित करने वाले वार से है, एक बंदर की तरह जो कभी स्थिर नहीं रहता, जिससे उसका अगला कदम भापना मुश्किल हो जाता है। और हॉक हिट्स? हॉक हिट्स शायद ऊपर से नीचे की ओर किए जाने वाले सटीक और शक्तिशाली प्रहार होंगे, जैसे बाज अपने शिकार पर झपटता है। यह सिर्फ नकल नहीं है, यह उन जानवरों की स्ट्रैटेजी को अपनाना है। और भीड़ द्वारा फेंके गए पत्थरों को लाठी से डिफ्लेक्ट करना, ये तो मैट्रिक्स फिल्म जैसा साउंड कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए जिस तरह की कंसंट्रेशन और रिफ्लेक्सेस चाहिए वो अद्भुत है। बिल्कुल, यह सेल्फ डिफेंस का एक बहुत ही एडवांस लेवल है। इसका उद्देश्य भीड़ को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि उन्हें डिफ्यूज करना है, उनके हमले को नाकाम करना और उन्हें तितर बितर करना है। तो इसका मतलब अगर दो लोगों में सिलंबम का मुकाबला हो तो जीतता कौन है? इसके नियम क्या हैं? स्रोत में जीतने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं और तीनों ही बहुत दिलचस्प हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है सामने वाले खिलाड़ी को निहत्था कर देना, यानी उसकी लाठी छीन लेना या उसके हाथ से गिरवा देना। हाँ, ये शक्ति और तकनीक के सही तालमेल को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ मारना ही नहीं
बल्कि अपने विरोधी के हथियार को काबू करना भी जानते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो विलन के हाथ से तलवार गिरा देता है। ये एक बहुत ही डिसाइसिव जीत लगती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका टच की गिनती पर आधारित है। खिलाड़ी एक दूसरे के शरीर पर अपनी लाठी से निशान बनाते हैं और जिसके ज्यादा टच होते हैं उसे पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, कुछ फेंसिंग जैसा है? हाँ, जहां सटीकता और गति का महत्व होता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि कौन से खिलाड़ी ज्यादा बार अपने विरोधी के डिफेंस को भेदने में सफल रहा। और तीसरा तरीका तो बहुत ही अनोखा और प्रैक्टिकल लगता है, पैसों की थैली की रक्षा करना। हाँ, ये सबसे दिलचस्प है और इस कला के वास्तविक जीवन में उपयोग को दिखाता है। खिलाड़ी के पैरों के पास या पैरों के बीच में पैसों की एक थैली रख दी जाती है। ओके। अब उसे लड़ते हुए उस थैली को भी बचाना है। ये कॉन्टेस्टेंट के स्किल, फोकस और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट है। मतलब आपको एक साथ हमला भी करना है, अपना बचाव भी करना है और एक स्थिर वस्तु की रक्षा भी करनी है। बिल्कुल, ये मल्टीटास्किंग अंडर प्रेशर का बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि आपका ध्यान कितना केंद्रित है। तो फाइनल विनर कौन होता है? क्या इन तीनों तरीकों के पॉइंट्स जुड़ते हैं या कोई एक तरीका आखिरी माना जाता है? स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी और सम्मानजनक जीत तब मानी जाती है जब कोई खिलाड़ी अपने विरोधी के माथे पर निशान बनाने में कामयाब हो जाता है। माथे पर? हाँ, ये एक तरह का अल्टीमेट चेकमेट है। माथे पर वार करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ये सबसे छोटा और सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाने वाला टारगेट होता है। सही बात है। इसलिए माथे पर एक सफल निशान बनाना, वो भी बिना गंभीर चोट पहुंचाए, आपकी श्रेष्ठता, सटीकता और नियंत्रण का अंतिम प्रमाण माना जाता है। ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम थांगता और सरित सारक पर चर्चा करेंगे। मणिपुर के दो बहुत ही दिलचस्प मार्शल आर्ट्स। हाँ, थांगता और सरित सारक, मतई लोगों ने इन्हें बनाया है। और जब भी कोई आर्म्ड मार्शल आर्ट की बात करता है तो थांगता का जिक्र जरूर आता है। बिल्कुल। इसे सबसे खतरनाक, सबसे लीथल कॉम्बैट फॉर्म्स में से एक माना जाता है। और दूसरी तरफ है सरित सारक, जो एक अनआर्म्ड आर्ट फॉर्म है। राइट। मतलब जिसमें हाथ पैर से लड़ाई होती है, जिसे हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट कहते हैं। और इन दोनों का जो इतिहास है वो भी बहुत दिलचस्प है। सोर्सेज बताते हैं कि ये 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। हाँ। और मणिपुर के राजाओं ने ब्रिटिशर से लड़ने के लिए इसका बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि जब अंग्रेजों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इन आर्ट फॉर्म्स पर बैन लगा दिया। अच्छा। हाँ, ये कॉलोनियल पावर्स अक्सर ऐसा ही करते थे। किसी भी स्थानीय संस्कृति और उनकी ताकत के जो प्रतीक हैं उनको दबाने के लिए। यहीं पे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब आजादी के बाद ये कला फिर से उभर कर सामने आई। एग्जैक्टली। इसे खत्म करने की पूरी कोशिश की गई लेकिन ये बची रही। और यही इसकी रेजिलियंस दिखाता है। ओके, तो चलो इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। सबसे पहले नाम को ही समझते हैं। थांगता। थांग का मतलब है तलवार और ता का मतलब है भाला, स्वॉर्ड एंड स्पेयर। हाँ, तो इसके नाम में ही इसके दो मुख्य हथियार हैं। लेकिन जो बात मुझे फैसिनेटिंग लगी वो ये है कि ये सिर्फ तलवार और भाले तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों आर्ट्स, थांगता और सरित सारक को मिलाकर हुयान लेंगलोन कहा जाता है। हाँ, हुयान लंगलोन। और इस प्राचीन मार्शल आर्ट में कुल्हाड़ी और ढाल जैसे दूसरे हथियार भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये तो एक पूरा वेपन सिस्टम है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। हाँ, और सोर्स ये भी बताता है कि इसे 3 अलग-अलग तरीकों से प्रैक्टिस किया जाता है। पहला तरीका तो पूरी तरह से रिचुअलिस्टिक है, तांत्रिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ। हाँ, अब मार्शल आर्ट्स और तांत्रिक प्रथाएं, ये थोड़ा अजीब कनेक्शन है। ये बहुत अहम बात है क्योंकि जब हम मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ लड़ाई आती है ना। हाँ, एक्शन, फाइटिंग। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन यहाँ इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। तांत्रिक प्रथाओं से जुड़ने का मतलब है कि इसमें सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जाता है। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड स्पिरिट। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा तरीका है परफॉर्मेंस। हाँ, इसमें भाले और तलवार के साथ एक बहुत ही आकर्षक डांस किया जाता है। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता होगा। हाँ, ये कला का प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि एक खूबसूरत एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इसमें रिदम है, ग्रेस है, स्टोरी टेलिंग है, सब कुछ है।
और फिर तीसरा और आखिरी तरीका है एक्चुअल फाइटिंग टेक्निक्स, असल लड़ाई। हाँ, मतलब असल कॉम्बैट। तो ये तीनों मिलकर इसे कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, द स्पिरिचुअल, द आर्टिस्टिक एंड द कम्बैटिव। आध्यात्मिक, कलात्मक और युद्ध संबंधी। वाओ। अब बात करते हैं सरित सारक की। सोर्स कहता है कि ये दूसरी मार्शल आर्ट से काफी अलग है क्योंकि ये अनआर्म्ड कॉम्बैट है। बिल्कुल, थांगता हथियारों के साथ है और सरित सारक बिना हथियारों के। ये इस आर्ट को पूरा करता है एक तरह से। कैसे? मतलब एक योद्धा को हर स्थिति के लिए तैयार किया जाता था, चाहे उसके हाथ में हथियार हो या ना हो। राइट। सोर्स में एक लाइन है जो ध्यान खींचती है। लिखा है, When compared to any other existing art form of the same school, it is quite flawless for its offensive and evasive action. ये तो बहुत बड़ी तारीफ है। फ्लॉलेस? हाँ, बहुत बड़ा क्लेम है ये। इसका मतलब है कि इसके हमले करने और बचाव करने के तरीके वो बहुत ही हाई लेवल के हैं। Offensive and evasive action? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ मारना या रोकना नहीं है, इसमें एक फ्लो है, एक डांस है। इसमें विरोधी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, अच्छा। तेजी से बचना और सही मौके पर हमला करना, ये सब शामिल है। इट्स अबाउट मेकिंग द ह्यूमन बॉडी द अल्टीमेट वेपन। वाह। तो मतलब संक्षेप में अगर कहें तो थांगता और सरित सारक, जिन्हें मिलाकर हुयन लैंगलॉन कहा जाता है, वो मणिपुर की एक बेहद गहरी और बहुआयामी मार्शल ट्रेडिशन है। बिल्कुल। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, एक आध्यात्मिक आधार है, एक कलात्मक रूप है और एक बहुत ही प्रभावी युद्ध शैली है। और इसका ब्रिटिशर्स द्वारा बैन किया जाना और फिर आजादी के बाद दोबारा जिंदा होना, हाँ, वो पॉइंट। ये मैती लोगों की कल्चरल रेजिलियंस या कहिए कि सांस्कृतिक लचीलेपन को भी दिखाता है। सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चैबी गाडगा की। जैसे ही ये नाम मैं सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक इमेज बनती है। मणिपुर की वो हरी भरी पहाड़ियाँ, दो योद्धा आमने सामने, एक के हाथ में तलवार है, दूसरे के हाथ में ढाल, और हवा में एक अजीब सा ठहराव सा है। हाँ, एक टेंशन है। हाँ, टेंशन है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी विरासत है। पर मेरा सवाल ये है, और शायद आज हमारी बातचीत का कोर भी यही है, कि आज की दुनिया में जहाँ लड़ाइयाँ स्क्रीन पर लड़ी जाती हैं, सही बात है, वहाँ एक असली तलवार और ढाल की कला वो खुद को जिंदा कैसे रखती है? और ये सवाल मतलब बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में मार्शल आर्ट्स को सिर्फ लड़ाई या सेल्फ डिफेंस की तरह देखना मुझे लगता है एक अधूरी बात होगी। अच्छा। हाँ, ये हमेशा से मतलब डिसिप्लिन, कल्चर और परफॉर्मेंस, इन तीनों का संगम रही हैं। ये शरीर को साधने का तरीका भी है और अपने कल्चर को एक्सप्रेस करने का जरिया भी। और आज हम इसी सवाल के दो बिल्कुल अलग जवाब देखेंगे। दो अलग जवाब। हाँ। दो कलाएं, एक ही मकसद, जिंदा रहना। एक ने चुना स्पोर्ट का रास्ता और दूसरी ने खुद को एक डांस में छिपा लिया। ओके, तो इसको जरा अनपैक करते हैं, क्योंकि सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात जो हमारे सोर्स में है वो ये है कि ये आर्ट मतलब अब पूरी तरह से बदल गई है। असली धारदार तलवार की जगह अब एक स्टिक, एक छड़ी ने ले ली है, जिसके ऊपर सॉफ्ट लेदर लपेटा हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सोचिए हम गली क्रिकेट खेलते हैं तो असली लेदर बॉल की जगह टेनिस बॉल यूज करते हैं। हाँ, ताकि किसी को चोट ना लगे। हाँ, या किसी की खिड़की का शीशा ना टूट जाए, सेफ्टी के लिए। एनालॉजी अच्छी है, पर इसमें गहरा फर्क है। गली क्रिकेट में बदलाव सिर्फ कन्वीनियंस और सेफ्टी के लिए है ना। हाँ, यहाँ तलवार को स्टिक से बदलना ये कला की आत्मा को बदलने जैसा है। आत्मा को बदलने जैसा कैसे? मतलब फिलोसॉफिकल चेंज है। जब आप हाथ में असली तलवार पकड़ते हैं तो आपका मकसद होता है जान लेना या बचाना। राइट। लेकिन जब आप एक पैडेड स्टिक पकड़ते हैं तो मकसद हो जाता है पॉइंट जीतना। कला वही है, पर इरादा, इंटेंट वो बदल गया और इसी बदलाव ने इसे जिंदा रखा है। सही बात है, इरादा ही सब कुछ है और ये इरादा इस खेल के अखाड़े यानी अरीना में भी दिखता है। सोर्स कहता है कि ये मुकाबला एक 7 मीटर के दायरे वाले सर्कल में होता है। 7 मीटर मतलब एक ठीक ठाक साइज का कमरा। ये मुझे बताता है कि भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी होगा आमने सामने होगा, इंटेंस। बिल्कुल। और उस 7 मीटर के दायरे का जो साइकोलॉजिकल असर होता होगा एक फाइटर पर, वो सोचिए। वही मैं सोच रही थी। वो सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल पिंजरा है। वो फाइटर्स को बताता है कि यहां से भागना नामुमकिन है। ये कला आपको सिर्फ लड़ना नहीं सिखाती, ये आपको दबाव में बिना किसी सहारे के अपने डर का सामना करना सिखाती है। क्योंकि भागने की जगह ही नहीं है। कोई जगह नहीं है।
उसमें कोई कोने नहीं है जहां आप 2 पल के लिए छिपकर अपनी सांसें दुरुस्त कर सकें। आप हमेशा ओपोनेंट के सामने होते हैं, एक्सपोज्ड। ये हिम्मत का इम्तिहान है। इसकी तुलना मॉडर्न कॉम्बैट स्पोर्ट्स से कर सकते हैं क्या? जैसे एमएमए का ऑक्टागन होता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑक्टोगन भी इसीलिए बनाया गया है ताकि एक्शन लगातार बना रहे, कोई कोनों में छिप ना सके। लेकिन ये उससे भी ज्यादा रॉ है, ज्यादा प्राइमल है। और सोर्स में एक और डिटेल है जो मुझे बड़ी स्पेसिफिक लगी। सर्कल के अंदर एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर 2 लाइनें बनी होती है। हाँ, क्या ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है या लड़ाई में इसका कोई और स्ट्रेटेजिक मतलब भी होता है? ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अच्छा। ये डुअल को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देती है, एक अनुशासन देती है। ये सिग्नल करती है कि ये कोई गली की लड़ाई नहीं है, ये एक सम्मानजनक मुकाबला है जिसके अपने नियम हैं। तो एक तरह से रिचुअल का हिस्सा है ये। बिल्कुल। लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों योद्धा अपनी अपनी रेखा के पीछे खड़े होते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं और फिर मुकाबला शुरू होता है। वो 2 मीटर की दूरी, वो लड़ाई शुरू होने से पहले की खामोशी की तरह है, तूफान से पहले की शांति। वाह, तो हर डिटेल का एक मतलब है। अच्छा, तो इस मुकाबले में जीत हार का फैसला कैसे होता है? जाहिर है अब तलवार तो है नहीं। नहीं। सोर्स कहता है कि पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है और पॉइंट्स स्किल्स और ब्रूट फोर्स दोनों के आधार पर दिए जाते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, और यही इसकी खासियत है। ये आर्ट दोनों चीजों को बराबर वैल्यू देती है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। मतलब सिर्फ जोर से मारने से पॉइंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। आप कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर आपके वार में टेक्निक नहीं है, सफाई नहीं है, तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन आपके वार में धमी नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। ये तो वही बात हुई ना कि हाँ, बताइए। जैसे कोई छात्र एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एक होता है जो सिर्फ रट्टा मारता है, ब्रूट फोर्स, वो शायद पास हो जाए। शायद। दूसरा होता है जो कॉन्सेप्ट्स को समझता है, स्किल, वो अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन जो छात्र दोनों को कंबाइन करता है, कॉन्सेप्ट्स भी समझता है और मेहनत करके उन्हें याद भी रखता है, वो ही टॉप रैंक लाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। चेबी गार्गा का विजेता भी वही है जो स्किल और फोर्स का सही संतुलन, सही बैलेंस बना पाता है। अब आते हैं इसके हथियारों पर। सोर्स में इनके साइज का जिक्र है। जो चेबी स्टिक है वो सिर्फ 2 से 2.5 फुट लंबी है। ये तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि लड़ाई बहुत क्लोज क्वार्टर होती होगी। बिल्कुल। हथियार का साइज और डिजाइन हमेशा फाइटिंग स्टाइल को तय करता है। अगर आपके पास लंबा भाला है तो आप दूरी बनाकर लड़ेंगे, लेकिन एक छोटी स्टिक, उसका मतलब है कि आपको फुटवर्क, एजिलिटी और सबसे बढ़कर हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। हिम्मत की क्यों? क्योंकि आपको अपोनेंट के पर्सनल स्पेस में घुसना होगा। ये दूर से तीर चलाने जैसा नहीं है, ये आमने सामने की गुत्थम गुत्था है। आपको दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के वार करना होता है। और दूसरी तरफ है ढाल, द शील्ड। यहां मैं सच में हैरान रह गई। सोर्स के मुताबिक ढाल का डायामीटर है 1 मीटर। हाँ। ये तो बहुत बड़ी है। एक हाथ में सिर्फ 2-2.5 फीट की फुर्तीली स्टिक और दूसरे हाथ में इतनी बड़ी मजबूत ढाल, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है, पर यही इसकी खूबसूरती है। ये एक क्लासिक ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बड़ी ढाल आपको एक मजबूत किला देती है। आप उसके पीछे सुरक्षित हैं, ओपोनेंट के वार झेल सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, और जैसे ही आपको एक ओपनिंग दिखती है, एक मौका मिलता है, आप उस किले के पीछे से अपनी छोटी तेज स्टिक से बिजली की तरह वार करते हैं। वाह, ये तो एक चेस मैच जैसा है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक फाइटर अपनी उस बड़ी ढाल के पीछे लगभग छिपा हुआ है, सही मौके का इंतजार कर रहा है। हर चाल सूची समझी होती है, कब अटैक करना है, कब ढाल के पीछे जाना है, कब ओपोनेंट को थकाकर गलती करने पर मजबूर करना है। इसका मतलब है कि फाइटर को अटैक और डिफेंस के बीच लगातार कॉन्स्टेंटली स्विच करना पड़ता होगा। एक पल में आप पूरी तरह डिफेंसिव हैं और अगले ही पल में अग्रेसिव। एग्जैक्टली। ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का जबरदस्त टेस्ट है। और अगर हम इसे कनेक्ट करें तो ये संतुलन हमें भारतीय जीवन के कई पहलुओं में दिखता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक बिजनेस को ही देख लीजिए। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस यानी स्किल चाहिए। हाँ, वो तो बेस है। लेकिन साथ ही आपको अग्रेसिव मार्केटिंग और सेल्स यानी ब्रूट फोर्स की भी जरूरत होती है बाजार में टिके रहने के लिए। सिर्फ एक से काम नहीं चलता है। सही कहा। परिवार में भी देख लीजिए, कभी कभी आपको नरमी से, स्किल से बात मनवानी पड़ती है, और कभी कभी थोड़ी सख्ती, ब्रूट फोर्स दिखानी पड़ती है, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। ये संतुलन साधने की कलाई तो है जिंदगी। बिल्कुल सही।
तो चेबीगार्ड गा ने खुद को एक मॉडर्न स्पोर्ट में बदलकर जिंदा रखा। नियम, सेफ्टी, कंपटीशन, ये एक बहुत सीधा और कामयाब रास्ता है। हाँ, दुनिया के सामने ये रास्ता। लेकिन क्या यही एक तरीका है? क्या कोई कला अपनी आक्रामकता को छोड़े बिना, दुनिया की नजरों में आए बिना भी जिंदा रह सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हमें बिहार चलना होगा, जहाँ एक कला ने छिपने का एक बिल्कुल नायाब तरीका खोज निकाला। हाँ, बिहार में हमें मिलती है परीखंडा। सोर्स बताता है कि इसे राजपूतों ने युद्ध के लिए बनाया था। यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन है, तलवार और ढाल। हाँ, कॉम्बिनेशन रही है, लेकिन इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और इसके जिंदा रहने की कहानी वो बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज भी बिहार के कई हिस्सों में प्रैक्टिस की जाती है। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। बिल्कुल। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है, जो सोर्स ने बताया है। कौन सा? इस मार्शल आर्ट के स्टेप्स और टेक्निक्स छऊ डांस में इस्तेमाल होते हैं। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। और ये रिश्ता सिर्फ इस्तेमाल होने तक का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब? सोर्स कहता है कि परीखंडा छऊ नृत्य का बेसिस है, आधार है। इसका मतलब है कि छऊ का हर मूवमेंट, हर पोस्चर, हर अदा के पीछे एक मार्शल लॉजिक छुपा है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वो खूबसूरत ग्रेसफुल डांस जो हम मंच पर देखते हैं, वो असल में एक लड़ाई की कोरियोग्राफी है? बिल्कुल। जो हमें ग्रेस और ब्यूटी लगती है, वो असल में एक अटैक या डिफेंस मूव हो सकता है। एक हाथ का खूबसूरती से मुड़ना शायद तलवार के वार को रोकना हो, और एक पैर का हवा में उठना शायद दुश्मन को ठोकर मारना हो। एग्जैक्टली। डांस ने इस वॉर आर्ट को एक नया शांतिपूर्ण लिबास पहना दिया है। ये कला एक तरह से डिस्गाइज में एक भेष बदलकर जिंदा है। मैंने तो कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। और इस कला का नाम भी इसकी कहानी कहता है। परी का मतलब है ढाल, शील्ड, और खंडा का मतलब है तलवार, स्वॉर्ड। अच्छा, परी और खंडा। हाँ, नाम में ही कला का पूरा सार छिपा है, ढाल और तलवार का खेल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई बार हम किसी पुरानी पारंपरिक रेसिपी को लेकर उसे मॉडर्न फ्यूजन डिश में बदल देते हैं। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। स्वाद का आधार वही रहता है, मसाले वही रहते हैं, बस प्रेजेंटेशन और फॉर्म बदल जाता है ताकि वो आज की पीढ़ी को पसंद आए। बिल्कुल। ये कल्चर को प्रिजर्व करने का एक शानदार तरीका है। कला दूसरे कला को जन्म देती है और उसे जिंदा रखती है। जैसे भरतनाट्यम के कई पोजेज या करण असल में मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों से लिए गए हैं। स्कल्पचर ने डांस को इंस्पायर किया। यहाँ परीखंडा एक मार्शल आर्ट छू डांस फॉर्म में जिंदा है। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी डायनामिक और रिजिलियंट है। वो खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है, समय के साथ ढल जाती है। तो आज हमने दो मार्शल आर्ट्स की बात की, एक मणिपुर की चैबीगाडेगा और दूसरी बिहार की परीखंडा। दोनों की शुरुआत तलवार और ढाल से हुई। दोनों को जिंदा रहना था, लेकिन दोनों ने जिंदा रहने के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुने। बिल्कुल। एक ने खुद को एक मॉडर्न स्पोर्ट में बदल लिया, नियमों के साथ, पॉइंट्स के साथ, सेफ्टी गियर के साथ। ये दुनिया के सामने आया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ। और दूसरी कला, वो एक लोक नृत्य की आत्मा में समा गई। उसने अपनी आक्रामकता को कला की सुंदरता में छुपा लिया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा सटल है। बिल्कुल। वो कल्चर की परतों में घुल मिल गई। एक ने अपनी पहचान बदलकर जिंदा रहना चुना, दूसरे ने अपनी पहचान छिपाकर। एक का ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखता है, दूसरे को देखने के लिए गहरी नजर चाहिए। और यही अंतिम विचार है जिस पर सोचना चाहिए। ये दिखाता है कि ट्रेडिशन या परंपरा कोई रुकी हुई स्थिर चीज नहीं है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक नदी की तरह है जो जिंदा रहने के लिए, आगे बहते रहने के लिए अपना रास्ता बदलती रहती है। कभी वो स्पोर्ट की एक चौड़ी व्यवस्थित नहर बन जाती है, तो कभी डांस की एक खूबसूरत घुमावदार धारा। मकसद एक ही है। मकसद एक ही है, सागर तक पहुंचना, यानी भविष्य तक पहुंचना और प्रासंगिक बने रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस थोड़ा। हाँ। तो आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा की। और जैसा कि सोर्सेस से पता चलता है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मार्शल आर्ट्स, खेल और त्योहार सब एक साथ घुल मिल गए हैं। आप सोचिए, एक तरफ बैसाखी का जश्न है, लोग त्योहार मनाने इकट्ठा हुए हैं। राइट। और उसी जश्न के बीच में तीर कमान निकल आते हैं। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा गांव का मेला नहीं है। ये बैसाखी के दिन, मतलब 13-14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा आयोजन है। अच्छा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खेल शुरू होने से पहले बाकायदा कम्युनिटी प्रेयर्स होती हैं,
देवी मशू और दुर्गा का आशीर्वाद लिया जाता है। वाओ। तो ये बात ही इसे किसी भी आम खेल से अलग कर देती है। यहाँ अध्यात्म और शौर्य प्रदर्शन एक साथ चल रहे हैं। मतलब ये जीतने हारने से कहीं ज्यादा एक अनुष्ठान है, एक रिचुअल है। एग्जैक्टली। अरकंडाठ, योग, चौपाल से लेकर। हाँ, सोलन और सिरमौर जिलों तक ये काफी लोकप्रिय है। तो इसका मतलब है कि ये किसी एक जगह की परंपरा नहीं बल्कि एक पूरे रीजन की कलेक्टिव आइडेंटिटी का हिस्सा है। सही कहा। ये वहाँ के सोशल फैब्रिक मतलब सामाजिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा बन चुका है। साल में एक बार बैसाखी के मौके पर ये खेल लोगों को एक साथ लाता है। उनकी शेयर्ड हिस्ट्री और आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने का एक जरिया बनता है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो ये जो इसकी हिस्ट्री की बात है, सोर्स में जो इसका महाभारत से कनेक्शन बताया गया है, वो तो कहानी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। कहते हैं कि इसकी जड़ें कुल्लू और मनाली की घाटियों से जुड़ी हैं, जहां महाभारत के युद्ध में तीरंदाजी का इस्तेमाल हुआ था। ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, ये तो सीधे हमारे महाकाव्यों से जुड़ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी बनकर नहीं रह गई है, इसे आज भी जिया जा रहा है। कैसे? खेल में 2 टीमें होती हैं, पाशी और साथी। अच्छा, और मान्यता ये है कि ये पांडवों और कौरवों के वंशज हैं। क्या बात है। तो हर साल बैसाखी पर ये टीमें सिर्फ एक खेल नहीं खेल रही होती, बल्कि उस महाकाव्य की दुश्मनी को, उस राइवलरी को एक अनुशासित तरीके से दोबारा जी रही होती हैं। मतलब ये एक तरह का लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम है, जहां हर साल इतिहास को रीएनैक्ट किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कहीं रामलीला होती है, वैसे यहाँ महाभारत की तीरंदाजी की लेगेसी एक खेल के रूप में जिंदा है। एग्जैक्टली। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये पांडव और कौरव वाली पहचान आज की पीढ़ी में भी उतनी ही मजबूत है, या वक्त के साथ ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज बनकर रह गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समय के साथ चीजों की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन यहाँ ये पहचान एक बहुत पावरफुल बॉन्डिंग एजेंट का काम करती है। जब कोई कहता है हम पाशी हैं या हम साथी हैं, तो वो खुद को सिर्फ अपने गांव या परिवार से नहीं, बल्कि एक हजारों साल पुरानी मिथिकल लीनियज से जोड़कर देखता है। अच्छा। ये हम की भावना को बहुत मजबूत करता है। आज शायद वो पुरानी दुश्मनी वाली भावना ना हो, लेकिन अपनी विरासत पर गर्व की भावना जरूर है। तो ये सिर्फ 2 टीमों का मैच नहीं रहता, ये 2 वंशों की परंपरा का प्रदर्शन बन जाता है। बिल्कुल। और खेल का नाम भी बड़ा अनोखा है। थोड़ा सोर्स कहता है कि ये नाम तीर के सिरे पर लगे लकड़ी के गोल टुकड़े से आया है। हाँ, और वो लकड़ी का गोल टुकड़ा ही इस खेल के पूरे दर्शन को, इसकी फिलॉसफी को समझा देता है। वो कैसे? उसका मकसद होता है तीर को कम घातक बनाना। ये दिखाता है कि यहाँ मकसद किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं है। अच्छा। आपको अपना कौशल दिखाना है, अनुशासन दिखाना है, लेकिन सम्मान के दायरे में रहकर। ये सम्मान की लड़ाई है, दुश्मनी की नहीं। जैसे हम लोग गली क्रिकेट में भारी लेदर बॉल की जगह टेनिस बॉल से खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल वही एनालॉजी है। ताकि मजा भी आए और कोई घायल भी ना हो। एग्जैक्टली। थोड़ा का वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इसी समझदारी का प्रतीक है। बिल्कुल, ये एक तरह से कंट्रोल्ड अग्रेशन है। आप अपने प्रतिद्वंदी को हराना चाहते हैं, पर उसे नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि अपनी स्किल से, अपनी एक्यूरेसी से। हाँ, ये किसी भी मार्शल आर्ट के लिए बहुत ही मैच्योर अप्रोच है। ये बताता है कि शक्ति का प्रदर्शन उसे नियंत्रित करने में है, ना कि उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने में। और ये सीधे सीधे उस महाभारत के सबक से भी जुड़ता है, जहां शक्ति का अनियंत्रित इस्तेमाल ही विनाश का कारण बना था। हो सकता है शायद ये खेल उसी सबक को याद रखने का एक तरीका हो। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट की। तीर और कमान। सोर्स में जिक्र है कि ये कोई फैक्ट्री मेड नहीं होते। नहीं, इन्हें पारंपरिक कारीगर बनाते हैं, जिन्हें इस कला का पुश्तैनी ज्ञान होता है। मतलब ये सिर्फ खेल के औजार नहीं, बल्कि अपने आप में एक कलाकृति है। और ये सिर्फ कला नहीं, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। धनुष की लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है, और सोर्स के मुताबिक ये तीर चलाने वाले की हाइट के हिसाब से कस्टम मेड होती है। अच्छा, वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। तीर भी धनुष के अनुपात में बनाए जाते हैं। हर खिलाड़ी का हथियार उसके लिए खास तौर पर बनता है। जैसे किसी प्रोफेशनल बल्लेबाज का बल्ला उसके वजन, बैलेंस और खिलने की स्टाइल के हिसाब से बनता है। हाँ, या किसी संगीतकार का सितार उसकी उंगलियों के हिसाब से सेट होता है।
ठीक वैसे ही यहाँ हर आर्चर का धनुष उसके शरीर और उसकी ताकत के हिसाब से तैयार किया जाता तो है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आर्टिसन जो ये धनुष बाण बना रहा है वो सिर्फ एक कारीगर नहीं है, नहीं, वो एक एक्सपर्ट है जिसे लकड़ी की, फिजिक्स की और इंसान के शरीर की गहरी समझ है। सही बात है। और जब एक खिलाड़ी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करता है जो खास उसी के लिए बना हो, तो उसका उस हथियार से और उस खेल से एक गहरा पर्सनल कनेक्शन बन जाता होगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये परंपरा लोकल इकोनॉमी और क्राफ्ट्समैनशिप को भी जिंदा रखती है। जब तक थोड़ा खेला जाएगा तब तक उन कारीगरों का हुनर भी जिंदा रहेगा, उनकी कला की कद्र होगी। ये कल्चर और कॉमर्स का एक बहुत सुंदर मेल है। सही है, मतलब ये परंपरा सिर्फ एक खेल को नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन करती है। हाँ, जिसमें खिलाड़ी भी हैं, संगीतकार भी हैं, नर्तक भी हैं और ये कारीगर भी। एक मिनट, यहाँ पर जो सोर्स में लिखा है वो तो सच में हैरान करने वाला है। क्या? इसमें बताया गया है कि 2 टीमों में करीबन 500 लोग होते हैं, पर मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आर्चर्स हैं ही नहीं। वो डांसर्स हैं। हाँ, वो डांसर्स हैं। ये तो पूरी गेम की वाइब ही बदल देता है। हाँ, ये इस खेल का सबसे अनोखा पहलू है। ये एक मार्शल आर्ट कंपटीशन से ज्यादा एक कार्निवल जैसा माहौल बना देता है। नाच गाना, जोश, पारंपरिक संगीत का शोर। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए किसी आईपीएल मैच के क्राउड जैसा माहौल, लेकिन पूरी तरह से ट्रेडिशनल और फोक अंदाज में। राइट। ये डांसर्स एक तरह से चीयर लीडर्स का काम करते हैं, लेकिन ये मॉडर्न चीयर लीडिंग से बहुत अलग है। ये लोक नृत्य है, उनकी अपनी संस्कृति का हिस्सा है। और वो अपने नाच गाने से अपने आर्चर्स में जोश भरते हैं। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है, जिससे सामने वाली टीम पर दबाव बनाया जा सके। मैं तो उस मैदान के नज़ारे की कल्पना कर रहा हूँ। एक तरफ कुछ आर्चर्स हैं जो गहरे ध्यान में निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके ठीक पीछे सैकड़ों लोग ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये परफॉर्मेंस आर्ट, स्पोर्ट और कम्युनिटी गैदरिंग का एक अद्भुत संगम है। ये फोकस और केओस का एक साथ होना ही इसे यूनिक बनाता है। बिल्कुल। और इतने जोश और जुनून के बावजूद अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ, ये भी लिखा है। सोर्स साफ बताता है कि खेल एक मार्क्ड कोर्ट में होता है, एक दायरा है जिसके अंदर ही सब कुछ होना है। ये दिखाता है कि ये कोई बेकाबू भीड़ का उत्सव नहीं है, बल्कि एक संगठित और अनुशासित आयोजन है। वो कोर्ट एक तरह से पवित्र सीमा है जिसके अंदर खेल के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिल्कुल। और नियमों की बात चली है तो सबसे कमाल का नियम तो निशाना लगाने का है। हाँ, वो तो नेक्स्ट लेवल है। सोर्स के मुताबिक निशाना सिर्फ घुटने के नीचे पैर पर लगाना होता है, और शरीर के किसी और हिस्से पर तीर लगने पर नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप इसकी कठिनाई का स्तर सोचिए। हाँ, आपका टारगेट सिर्फ चल नहीं रहा, वो नाच रहा है, खुद को बचाने के लिए हर तरह की मूवमेंट कर रहा है, और आपको उसके शरीर के सिर्फ एक बहुत छोटे से हिस्से पर घुटने से नीचे निशाना लगाना है, वो भी उस शोर और संगीत के बीच। तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? यही कि ये ताकत का नहीं बल्कि प्रिसिशन, कंट्रोल और मेंटल फोकस का खेल है। एग्जैक्टली। ये इस बात का इम्तिहान है कि आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच अपना ध्यान कैसे बनाए रखते हैं। कोई भी ताकतवर इंसान धनुष खींचकर तीर चला सकता है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट ही उस ताकत को कंट्रोल करके इतने प्रिसाइज पॉइंट पर इतने मुश्किल हालात में निशाना साध सकता है। बिल्कुल। और ये नेगेटिव पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट ये खेल को और भी ज्यादा स्किल बेस्ड बना देता है। मतलब एक गलत शॉट आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ये आर्चर को और भी ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन के लिए मजबूर करता है। ये जीवन के सिद्धांत जैसा है, सिर्फ अच्छा करना ही काफी नहीं है, गलत करने से बचना भी उतना ही जरूरी है। ये तो सच में एक मेंटल गेम है। कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस, स्टेडी हैंड एंड अ काम माइंड, ये सब चाहिए। वो भी तब जब आपके चारों तरफ सैकड़ों लोग जश्न मना रहे हो। उस माहौल में काम बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। लेकिन एक बात और है, आज के जमाने में जहां मनोरंजन के लिए आईपीएल है, नेटफ्लिक्स है, मोबाइल गेम्स हैं, वहां थोड़ा जैसी परंपरा की क्या जगह है? क्या युवा पीढ़ी इससे जुड़ रही है? ये आज के दौर में हर पारंपरिक कला या खेल के सामने सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, लेकिन थोड़ा की खासियत इसका कम्युनिटी ड्रिवन होना है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है जिसे टीवी पर देखा जाए, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें पूरा समाज हिस्सा लेता है। अच्छा, जब तक परिवार और समुदाय इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहेंगे, ये जीवित रहेगा। हाँ, कुछ जगहों पर इसे बढ़ावा देने के लिए इसे स्पोर्ट्स इवेंट्स या टूरिज्म से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन क्या इस कमर्शलाइजेशन से इसकी असल आत्मा, इसका जो रिचुअलिस्टिक पहलू है, वो खोने का डर नहीं है? डर तो हमेशा रहता है,
ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ परंपरा को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि वो आर्थिक रूप से वायबल हो और नई पीढ़ी को आकर्षित करे। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन गया तो इसकी आध्यात्मिकता और सामुदायिक भावना खत्म हो सकती है। बिल्कुल। इसका संरक्षण तभी संभव है जब इसे देखने वाले और खेलने वाले दोनों इसके मूल महत्व को समझें और उसका सम्मान करें। सही कहा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सिर्फ एक तीरंदाजी का खेल नहीं है, इसमें माइथोलॉजी है, महाभारत का संदर्भ है। हाँ। इसमें इतिहास है, पांडवों और कौरवों की राइवलरी का रीएनैक्टमेंट है। इसमें कम्युनिटी सेलिब्रेशन है, बैसाखी का त्योहार है, सैकड़ों लोगों का नाच गाना है। और इन सब के ऊपर मार्शल स्किल का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रिफाइंड प्रदर्शन है, जहाँ प्रिसिजन और कंट्रोल को ब्रूट फोर्स से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का एक जीता जागता धड़कता हुआ दस्तावेज है। वाकई ये सोचना कमाल है कि आज के दौर में जहां ज्यादातर खेल कमर्शियल हो गए हैं, वहीं एक ऐसी परंपरा भी जिंदा है जो मनोरंजन से ज्यादा अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक अनुष्ठान है। बिल्कुल। चलो, इस पर तो बात हो गई, अब आगे बढ़। ओके, अब हम गतका के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जो लोग गतका को सिर्फ तलवारबाजी समझते हैं, वो इसकी आधी कहानी ही जानते हैं। सही बात है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि असली गतका वो हथियारों में नहीं, बल्कि उसके पीछे के दर्शन, उसकी रूह में छिपा है। बिल्कुल। ये एक मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा है, ये एक लिविंग फिलॉसफी है। हाँ। और आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे एक युद्ध कला समय के साथ अपनी इस रूह को बचाए रखती है। और इसकी शुरुआत होती है इसके नाम से ही, जो अपने आप में एक पहेली है। अच्छा। शब्द है गतका। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन हमारे सोर्सेज इसके पीछे दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे से आप कह सकते हैं टकराती हुई कहानियां बताते हैं। दिलचस्प है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। ये किसी भी पारंपरिक कला की जड़ तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता होता है, उसके नाम के अर्थ को समझना। तो पहली थियरी जो सोर्स हमें देता है वो बहुत ही काव्यात्मक है, फिलोसॉफिकल है। वो कहता है कि गतका का मतलब है वन हुज फ्रीडम बिलोंग्स टू ग्रेस, यानी जिसकी स्वतंत्रता कृपा से संबंधित है। वाह। ये किसी लड़ाई की कला का नाम कम और किसी सूफी कविता की पंक्ति ज्यादा लगती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर इसका कोर आइडिया छिपा है। यह नाम सीधे तौर पर सिख धर्म के संत सिपाही या सेंट सोल्जर के विचार से जुड़ा हुआ है। संत सिपाही। हाँ, इसका मतलब है कि शक्ति का इस्तेमाल केवल रक्षा के लिए और कृपा के साथ करना है। यहाँ ग्रेस का मतलब सिर्फ एलिगेंस नहीं है, बल्कि एक डिवाइन कंपैशन है। अच्छा। ये बताता है कि आपका हथियार आपके ईलो का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। लेकिन ये कृपा वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? जब जान पर बनाए, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करता है, तब कोई ग्रेस या कृपा के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या हमारे सोर्सेज इस पर कोई रोशनी डालते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। गतका की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। ये आपको सिखाती है कि चरम दबाव में भी अपने मन को शांत कैसे रखना है। अच्छा। वो आपको लड़ना नहीं, लड़ाई को जीतना सिखाती है। और जीत हमेशा आक्रामकता से नहीं मिलती। सही। वो संयम और सही रणनीति से मिलती है। वो बड़े भाई वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ। वो पुलिस से लड़ते हुए भी ये ध्यान रखता है कि उसके छोटे भाई बहन पर आंच ना आए। उसका गुस्सा कंट्रोल्ड होता है, उसकी शक्ति फोकस्ड होती है। मतलब यही ग्रेस इन एक्शन है। राइट। तो ये एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन है, जिसे मार्शल आर्ट्स की भाषा में सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। पर फिर आती है दूसरी थ्योरी जो जमीन से ज्यादा जुड़ी हुई लगती है। हाँ, जो प्रैक्टिकल साइड को देखती है। सोर्स कहता है कि गतका शब्द संस्कृत के शब्द गदा यानी मेस से आया है। गदा। हाँ, ये तो एकदम प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। हाँ, और ये भी उतना ही वैलिड है। कई मार्शल आर्ट्स का नाम उनके शुरुआती हथियार से ही आता है। अच्छा। गतका के प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की छड़ी या सोटी, जो शायद गदा का ही एक हल्का रूप थी, उसी से इसका नाम गतका पड़ गया होगा। अच्छा। ये कला के एवोल्यूशन को दिखाता है, उसकी प्रैक्टिकल रूट्स को। तो यहाँ पहला बड़ा टेकअवे ये है कि गतका की पहचान ही इस द्वंद्व में छुपी है
क्या ये कृपा से चलने वाली एक आध्यात्मिक कला है या गदा से निकला एक युद्ध कौशल? और स्रोत बताते हैं कि ये या का नहीं और का मामला है। एग्जैक्टली। ये दोनों मिलकर ही गदका को पूरा करते हैं। इसकी रूह कृपा है और शरीर गदा है। आपने बिल्कुल सही सिंथेसाइज किया, यही इसकी असली पहचान है। और ये द्वंद्व सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। जब हम इसके हथियारों को देखते हैं तो सोर्स हमें एक पूरी लिस्ट देता है। स्टिक, कृपाण, तलवार और कटार। ये कोई एक स्किल सेट नहीं है, ये तो एक पूरा आर्सेनल है। ये कंप्लीट कॉम्बैट फिलॉसफी को दिखाता है। बिल्कुल। और हर हथियार एक अलग सवाल का जवाब है, एक अलग परिस्थिति का समाधान। सही। ये दिखाता है कि गतका के मास्टर्स ने लड़ाई के हर पहलू पर कितना गहरा सोचा था। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्टिक या सोटी से। ये नींव है। अच्छा। जैसे संगीत सीखने वाला पहले सारेगामा सीखता है, वैसे ही गतकाबाज पहले सोटी चलाना सीखता है। इससे फुटवर्क, बैलेंस, रेंज का अंदाजा और कलाई की मजबूती सब कुछ डेवलप होता है। और कृपाण, वो तो सिर्फ एक हथियार नहीं है। सोर्सेस साफ साफ कहते हैं कि ये सिखों के 5 ककारों में से एक है। हाँ, यहाँ आकर बात सिर्फ कॉम्बैट की नहीं, आस्था की हो जाती है। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बारीक रेखा है। कृपाण आस्था और आत्मरक्षा का प्रतीक है। ये एक सिख को हमेशा याद दिलाती है कि उसे कमजोरों और मजलूमों की रक्षा करनी है, जैसे एक डॉक्टर का स्कैल्पल जीवन बचाने का औजार है। जी। एक तरफ हम संत सिपाही के दर्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लिस्ट में कटार जैसा घातक हथियार है। हाँ, जो खास तौर पर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए बना है और बेहद लीथल हो सकता है। इन दोनों विचारों में एक तनाव सा दिखता है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये तनाव ही गतका की प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। अच्छा, कैसे? संत सिपाही का मतलब ये नहीं है कि आप खतरे को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके एक्शंस वो धर्म और राइचसनेस से गाइड होते हैं। कटार एक डिफेंसिव वेपन है इन अ वे। जब दुश्मन आपकी तलवार की रेंज को पार करके आपके बिल्कुल करीब आ जाए, जब हाथापाई की नौबत आ जाए, तब कटार आपकी रक्षा करता है। मतलब? इसका एज शेप्ड हैंडल आपकी कलाई और पैरों को बचाता है, और इसका ब्लेड दुश्मन को इनकैपेसिटेट करने के लिए है। ये फिलॉसफी की नहीं, फिजिक्स की जरूरत है। जब दूरी खत्म हो जाए तो लड़ाई का तरीका बदलना ही पड़ता है। वेट अ मिनट, मतलब एक ही योद्धा से उम्मीद की जाती है कि वो लंबी तलवार से लेकर छोटी कटार तक हर दूरी पर लड़ने में माहिर हो? हाँ, ये तो मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस जैसी मल्टी डोमेन ट्रेनिंग लगती है। ये सिर्फ एक कला नहीं, ये तो पूरा वॉर साइंस है। प्रिसाइसली। और इसीलिए तलवार को इसका सबसे एडवांस स्टेज माना जाता है। राइट। जब एक योद्धा स्टिक से बेसिक्स, कृपाण से जिम्मेदारी और कटार से नजदीकी लड़ाई सीख लेता है, तब उसे तलवार दी जाती है, जो बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रतीक है। बिल्कुल। तलवार के साथ फुटवर्क, स्पीड और पावर का असली इम्तिहान होता है। इतने अलग अलग हथियार, ये सोचना ही मुश्किल है कि एक ही इंसान इन सब को कैसे चला सकता है। जाहिर है इसकी टेक्निक भी उतनी ही यूनिक और गहरी होगी। बिल्कुल। हमारे सोर्स इस बारे में क्या कहते हैं? सोर्स की एक पंक्ति है जो इसका सार बताती है। इस कला में हमला और बचाव हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियां और इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति से निर्धारित होता है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। जरूर। हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियां का मतलब है स्टांसेस एंड फुटवर्क, जिसे गतका में पैंथरा कहते हैं। पैंथरा जैसे कुश्ती में होता है? बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हथियारों के साथ। ये गतका का ग्रामर है। ग्रामर? हाँ, ये सिर्फ पैर हिलाना नहीं, ये जमीन पर ज्योमेट्री बनाना है। एक मशहूर पैंथरा है बाज दी बैठक, हॉक्स स्टांस। अच्छा। जिसमें योद्धा बाज की तरह नीचे बैठकर एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह हमले के लिए तैयार रहता है। वाह। एक क्षण आप इस लो स्टांस में है और अगले ही पल दुश्मन के हमले से बचने के लिए एक फुर्तीले सर्कुलर मोशन में घूम जाते हैं। तो ये सिर्फ पोजीशन नहीं, ये एक तरह की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है जो एक्सप्लोड होने के लिए तैयार है। ये स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। एग्जैक्टली। और यही पंक्ति का दूसरा हिस्सा काम आता है, हथियार की प्रकृति। अच्छा। आपका पैंथरा और मूवमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके और आपके दुश्मन के हाथ में क्या है। राइट। अगर आपके हाथ में लंबी सोटी है तो आप एक वाइड ओपन स्टैंस लेंगे ताकि आप अपनी रीच का पूरा फायदा उठा सकें। और कटार के साथ? अगर आपके हाथ में कटार है तो आपका स्टैंस बहुत नैरो और क्लोज होगा ताकि आप तेजी से अंदर घुसकर वार कर सकें। और ये सर्कुलर मोशंस जिनका आपने जिक्र किया, क्या ये गतका की पहचान है? हाँ, ये गतका के कोर प्रिंसिपल्स में से एक है।
ज्यादातर यूरोपियन स्वॉर्ड फाइटिंग लीनियर होती है, आगे पीछे। गतका में सर्कुलर मूवमेंट्स या चक्कर पर बहुत जोर है। और इसका फायदा? फायदा ये है कि आप सिर्फ हमले को ब्लॉक नहीं करते, आप उसकी एनर्जी को डिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट करते हैं और उसी फ्लो में अपना काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं। मतलब ये ब्रूट फोर्स पर नहीं, फिजिक्स पर आधारित है। बिल्कुल, ये एक तरह का नॉन स्टॉप फ्लूइड मोशन है जो देखने में डांस जैसा लगता है, लेकिन हर मूवमेंट का एक डेडली पर्पस होता है। So what does this all mean? इसका मतलब यह है कि एक गतका प्रैक्टिशनर सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखता। नहीं, वो फिजिक्स, ज्योमेट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। कब, कहां और कैसे मूव करना है, ये एक हाई स्पीड चेस मैच की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से ये सिर्फ एक युद्ध कला नहीं रह जाती। जब आप इसे त्योहारों में, उत्सवों में देखते हैं तो इसका एक और ही रूप सामने आता है। हाँ, ये सोर्सेस का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है। ये कुछ छिपी हुई कला नहीं है जिसे किसी गुप्त अखाड़े में प्रैक्टिस किया जाता हो। ये तो पब्लिक डिस्प्ले पर है। बिल्कुल। वैसाखी और होला मोहल्ला जैसे त्योहारों पर इसका प्रदर्शन होता है। ये बात इसे बहुत यूनिक बनाती है। और यही इसके जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। जब कोई कला अखाड़े या डोजो से निकलकर लोगों के बीच सड़कों पर आ जाती है तो वो पूरे समाज की बन जाती है। वो एक परफॉर्मेंस आर्ट और कम्युनिटी सेलिब्रेशन का रूप ले लेती है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे दक्षिण भारत में कलरीपयट्टू का प्रदर्शन मंदिरों के उत्सवों में होता है। हाँ, या कई लोक नृत्यों में आज भी मार्शल आर्ट्स की झलक दिखती है। सही पकड़ा आपने। ये कला को लोगों की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना देता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कलेक्टिव मेमोरी। ये कल्चरल ट्रांसमिशन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब बच्चे इन प्रदर्शनों को देखते हैं जहां परफॉर्मर आंखों पर पट्टी बांधकर या आग के गोलों के बीच से निकलते हुए करतब दिखाते हैं, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। नहीं, ये उनके अंदर अपनी कल्चर, अपनी विरासत के प्रति एक गर्व और जिज्ञासा पैदा करता है। ये कौशल, साहस और सिख संस्कृति का एक जीवंत, लिविंग एंड ब्रीदिंग प्रदर्शन है। जैसे 26 जनवरी की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां अपनी संस्कृति दिखाती हैं, बिल्कुल वैसे ही गतका का प्रदर्शन पंजाब की मार्शल हेरिटेज को, उनके शौर्य की परंपरा को सबके सामने लाता है। ये एक ऐलान है कि हम अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सिखों तक सीमित नहीं है। आज गतका को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। ओह, अच्छा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके मुकाबले होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट रह सकती है। ये कला को म्यूजियम पीस बनने से बचाता है। तो ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, ये एक इवॉल्विंग एंटिटी है। ये अपने आप को समय के साथ अडॉप्ट कर रही है। और यही किसी भी पारंपरिक कला को बचाए रखने का सबसे कारगर तरीका है, उसे रेलेवेंट बनाए रखना, उसे कम्युनिटी लाइफ का हिस्सा बनाना। गतका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो गतका सिर्फ हथियार चलाना नहीं है। नहीं, ये एक दर्शन है जो कृपा और शक्ति के संतुलन पर टिका है। ये एक विज्ञान है जिसमें फिजिक्स और ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। और ये एक जीवंत संस्कृति है जो त्योहारों और उत्सवों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। नाम के अर्थ से लेकर हथियारों की वर्सेटैलिटी, टेक्निक की गहराई और त्योहारों में उसके प्रदर्शन तक हर पहलू एक बड़ी और गहरी कहानी कहता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन युद्ध कला को समय के साथ एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत, अ लिविंग कल्चरल हेरिटेज के रूप में सेलिब्रेट किया जा सकता है। सही। ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं है, ये भविष्य के लिए उसे जिंदा रखना भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम गतका के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जो लोग गतका को सिर्फ तलवारबाजी समझते हैं वो इसकी आधी कहानी ही जानते हैं। सही बात है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि असली गतका वो हथियारों में नहीं बल्कि उसके पीछे के दर्शन, उसकी रूह में छिपा है। बिल्कुल। ये एक मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक लिविंग फिलॉसफी है। हाँ। और आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे एक युद्ध कला समय के साथ अपनी इस रूह को बचाए रखती है। और इसकी शुरुआत होती है इसके नाम से ही, जो अपने आप में एक पहेली है। अच्छा। शब्द है गतका। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन हमारे सोर्सेज इसके पीछे दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे से आप कह सकते हैं टकराती हुई कहानियां बताते हैं। दिलचस्प है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। ये किसी भी पारंपरिक कला की जड़ तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता होता है, उसके नाम के अर्थ को समझना। तो पहली थियरी जो सोर्स हमें देता है वो बहुत ही काव्यात्मक है, फिलोसॉफिकल है।
वो कहता है कि गत्का का मतलब है वन हुज फ्रीडम बिलोंग्स टू ग्रेस, यानी जिसकी स्वतंत्रता कृपा से संबंधित है। वाह, ये किसी लड़ाई की कला का नाम कम और किसी सूफी कविता की पंक्ति ज्यादा लगती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर इसका कोर आइडिया छिपा है। यह नाम सीधे तौर पर सिख धर्म के संत सिपाही या सेंट सोल्जर के विचार से जुड़ा हुआ है। संत सिपाही। हाँ, इसका मतलब है कि शक्ति का इस्तेमाल केवल रक्षा के लिए और कृपा के साथ करना है। यहाँ ग्रेस का मतलब सिर्फ एलिगेंस नहीं है, बल्कि एक डिवाइन कंपैशन है। अच्छा। ये बताता है कि आपका हथियार आपके ईलो का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। लेकिन ये कृपा वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? जब जान पर बनाए, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करता है, तब कोई ग्रेस या कृपा के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या हमारे सोर्सेज इस पर कोई रोशनी डालते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। गतका की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। ये आपको सिखाती है कि चरम दबाव में भी अपने मन को शांत कैसे रखना है। अच्छा। वो आपको लड़ना नहीं, लड़ाई को जीतना सिखाती है। और जीत हमेशा आक्रामकता से नहीं मिलती। सही। वो संयम और सही रणनीति से मिलती है। वो बड़े भाई वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ। वो पुलिस से लड़ते हुए भी ये ध्यान रखता है कि उसके छोटे भाई बहन पर आंच ना आए। उसका गुस्सा कंट्रोल्ड होता है, उसकी शक्ति फोकस्ड होती है। मतलब यही ग्रेस इन एक्शन है। राइट। तो ये एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन है, जिसे मार्शल आर्ट्स की भाषा में सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। पर फिर आती है दूसरी थ्योरी, जो जमीन से ज्यादा जुड़ी हुई लगती है। हाँ, जो प्रैक्टिकल साइड को देखती है। सोर्स कहता है कि गतका शब्द संस्कृत के शब्द गदा यानी मेस से आया है। गदा। हाँ, ये तो एकदम प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। हाँ, और ये भी उतना ही वैलिड है। कई मार्शल आर्ट्स का नाम उनके शुरुआती हथियार से ही आता है। अच्छा। गतका के प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की छड़ी या सोटी, जो शायद गदा का ही एक हल्का रूप थी, उसी से इसका नाम गतका पड़ गया होगा। अच्छा। ये कला के एवोल्यूशन को दिखाता है, उसकी प्रैक्टिकल रूट्स को। तो यहाँ पहला बड़ा टेकअवे ये है कि गतका की पहचान ही इस द्वंद्व में छुपी है। क्या ये कृपा से चलने वाली एक आध्यात्मिक कला है या गदा से निकला एक युद्ध कौशल? और स्रोत बताते हैं कि ये या का नहीं और का मामला है। एग्जैक्टली। ये दोनों मिलकर ही गतका को पूरा करते हैं। इसकी रूह कृपा है और शरीर गदा है। आपने बिल्कुल सही सिंथेसाइज किया। यही इसकी असली पहचान है। और ये द्वंद्व सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। जब हम इसके हथियारों को देखते हैं तो सोर्स हमें एक पूरी लिस्ट देता है। स्टिक, कृपाण, तलवार और कटार। ये कोई एक स्किल सेट नहीं है, ये तो एक पूरा आर्सेनल है। ये कंप्लीट कॉम्बैट फिलॉसफी को दिखाता है। बिल्कुल। और हर हथियार एक अलग सवाल का जवाब है, एक अलग परिस्थिति का समाधान। सही। ये दिखाता है कि गतका के मास्टर्स ने लड़ाई के हर पहलू पर कितना गहरा सोचा था। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्टिक या सोटी से। ये नींव है। अच्छा। जैसे संगीत सीखने वाला पहले सारे गामा सीखता है, वैसे ही गतकाबाज पहले सोटी चलाना सीखता है। इससे फुटवर्क, बैलेंस, रेंज का अंदाजा और कलाई की मजबूती सब कुछ डेवलप होता है। और कृपाण, वो तो सिर्फ एक हथियार नहीं है। सोर्सेस साफ साफ कहते हैं कि ये सिखों के 5 ककारों में से एक है। हाँ। यहाँ आकर बात सिर्फ कॉम्बैट की नहीं, आस्था की हो जाती है। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बारीक रेखा है। कृपाण आस्था और आत्मरक्षा का प्रतीक है। ये एक सिख को हमेशा याद दिलाती है कि उसे कमजोरों और मजलूमों की रक्षा करनी है, जैसे एक डॉक्टर का स्कैल्पल जीवन बचाने का औजार है। जी। एक तरफ हम संत सिपाही के दर्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लिस्ट में कटार जैसा घातक हथियार है। हाँ। जो खास तौर पर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए बना है और बेहद लीथल हो सकता है। इन दोनों विचारों में एक तनाव सा दिखता है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये तनाव ही गतका की प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। अच्छा, कैसे? संत सिपाही का मतलब ये नहीं है कि आप खतरे को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके एक्शंस वो धर्म और राइचियसनेस से गाइड होते हैं। कटार एक डिफेंसिव वेपन है इन अ वे। जब दुश्मन आपकी तलवार की रेंज को पार करके आपके बिल्कुल करीब आ जाए, जब हाथापाई की नौबत आ जाए, तब कटार आपकी रक्षा करता है। मतलब इसका एच शेप्ड हैंडल आपकी कलाई और पैरों को बचाता है और इसका ब्लेड दुश्मन को इनकैपेसिटेट करने के लिए है। ये फिलॉसफी की नहीं,
फिजिक्स की जरूरत है। जब दूरी खत्म हो जाए तो लड़ाई का तरीका बदलना ही पड़ता है। वेट अ मिनट, मतलब एक ही योद्धा से उम्मीद की जाती है कि वो लंबी तलवार से लेकर छोटी कटार तक हर दूरी पर लड़ने में माहिर हो? हाँ, ये तो मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस जैसी मल्टी डोमेन ट्रेनिंग लगती है। ये सिर्फ एक कला नहीं, ये तो पूरा वॉर साइंस है। प्रिसाइसली। और इसीलिए तलवार को इसका सबसे एडवांस स्टेज माना जाता है। राइट? जब एक योद्धा स्टिक से बेसिक्स, कृपाण से जिम्मेदारी और कटार से नजदीकी लड़ाई सीख लेता है, तब उसे तलवार दी जाती है, जो बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रतीक है। बिल्कुल। तलवार के साथ फुटवर्क, स्पीड और पावर का असली इम्तिहान होता है। इतने अलग अलग हथियार, ये सोचना ही मुश्किल है कि एक ही इंसान इन सब को कैसे चला सकता है। जाहिर है इसकी टेक्निक भी उतनी ही यूनिक और गहरी होगी। बिल्कुल। हमारे सोर्स इस बारे में क्या कहते हैं? सोर्स की एक पंक्ति है जो इसका सार बताती है। इस कला में हमला और बचाव, हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियां और इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति से निर्धारित होता है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। जरूर। हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियां का मतलब है स्टांसेस एंड फुटवर्क, जिसे गतका में पैंथरा कहते हैं। पैंथरा जैसे कुश्ती में होता है? बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हथियारों के साथ। ये गतका का ग्रामर है। ग्रामर? हाँ, ये सिर्फ पैर हिलाना नहीं, ये जमीन पर ज्योमेट्री बनाना है। एक मशहूर पैंथरा है बाज दी बैठक, हॉक्स स्टांस। अच्छा। जिसमें योद्धा बाज की तरह नीचे बैठकर एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह हमले के लिए तैयार रहता है। वाह। एक क्षण आप इस लो स्टांस में है और अगले ही पल दुश्मन के हमले से बचने के लिए एक फुर्तीले सर्कुलर मोशन में घूम जाते हैं। तो ये सिर्फ पोजीशन नहीं, ये एक तरह की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है जो एक्सप्लोड होने के लिए तैयार है। ये स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। एग्जैक्टली। और यही पंक्ति का दूसरा हिस्सा काम आता है, हथियार की प्रकृति। अच्छा। आपका पैंथरा और मूवमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके और आपके दुश्मन के हाथ में क्या है। राइट। अगर आपके हाथ में लंबी सोटी है तो आप एक वाइड ओपन स्टैंस लेंगे ताकि आप अपनी रीच का पूरा फायदा उठा सकें। और कटार के साथ? अगर आपके हाथ में कटार है तो आपका स्टैंस बहुत नैरो और क्लोज होगा ताकि आप तेजी से अंदर घुसकर वार कर सकें। और ये सर्कुलर मोशंस जिनका आपने जिक्र किया, क्या ये गतका की पहचान है? हाँ, ये गतका के कोर प्रिंसिपल्स में से एक है। ज्यादातर यूरोपियन स्वॉर्ड फाइटिंग लीनियर होती है, आगे पीछे। गतका में सर्कुलर मूवमेंट्स या चक्कर पर बहुत जोर है। और इसका फायदा? फायदा ये है कि आप सिर्फ हमले को ब्लॉक नहीं करते, आप उसकी एनर्जी को डिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट करते हैं और उसी फ्लो में अपना काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं। मतलब ये ब्रूट फोर्स पर नहीं, फिजिक्स पर आधारित है। बिल्कुल। ये एक तरह का नॉन स्टॉप फ्लूइड मोशन है जो देखने में डांस जैसा लगता है, लेकिन हर मूवमेंट का एक डेडली पर्पस होता है। So what does this all mean? इसका मतलब यह है कि एक गतका प्रैक्टिशनर सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखता। नहीं, वो फिजिक्स, ज्योमेट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। कब, कहां और कैसे मूव करना है, ये एक हाई स्पीड चेस मैच की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से ये सिर्फ एक युद्ध कला नहीं रह जाती। जब आप इसे त्योहारों में, उत्सवों में देखते हैं तो इसका एक और ही रूप सामने आता है। हाँ, ये सोर्सेस का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है। ये कुछ छिपी हुई कला नहीं है जिसे किसी गुप्त अखाड़े में प्रैक्टिस किया जाता हो। ये तो पब्लिक डिस्प्ले पर है। बिल्कुल। वैसाखी और होला मोहल्ला जैसे त्योहारों पर इसका प्रदर्शन होता है। ये बात इसे बहुत यूनिक बनाती है। और यही इसके जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। जब कोई कला अखाड़े या डोजो से निकलकर लोगों के बीच सड़कों पर आ जाती है तो वो पूरे समाज की बन जाती है। वो एक परफॉर्मेंस आर्ट और कम्युनिटी सेलिब्रेशन का रूप ले लेती है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे दक्षिण भारत में कलरीपयट्टू का प्रदर्शन मंदिरों के उत्सवों में होता है। हाँ, या कई लोक नृत्यों में आज भी मार्शल आर्ट्स की झलक दिखती है। सही पकड़ा आपने। ये कला को लोगों की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना देता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कलेक्टिव मेमोरी। ये कल्चरल ट्रांसमिशन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब बच्चे इन प्रदर्शनों को देखते हैं जहां परफॉर्मर आंखों पर पट्टी बांधकर या आग के गोलों के बीच से निकलते हुए करतब दिखाते हैं, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। नहीं, ये उनके अंदर अपनी कल्चर, अपनी विरासत के प्रति एक गर्व और जिज्ञासा पैदा करता है। ये कौशल, साहस और सिख संस्कृति का एक जीवंत, लिविंग एंड ब्रीदिंग प्रदर्शन है। जैसे 26 जनवरी की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां अपनी संस्कृति दिखाती हैं। बिल्कुल। वैसे ही गतका का प्रदर्शन पंजाब की मार्शल हेरिटेज को
उनके शौर्य की परंपरा को सबके सामने लाता है। ये एक ऐलान है कि हम अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ सिखों तक सीमित नहीं है। आज गतका को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। ओह, अच्छा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके मुकाबले होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट रह सकती है। ये कला को म्यूजियम पीस बनने से बचाता है। तो ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, ये एक इवॉल्विंग एंटिटी है। ये अपने आप को समय के साथ अडॉप्ट कर रही है। और यही किसी भी पारंपरिक कला को बचाए रखने का सबसे कारगर तरीका है, उसे रेलेवेंट बनाए रखना, उसे कम्युनिटी लाइफ का हिस्सा बनाना। गतका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो गतका सिर्फ हथियार चलाना नहीं है, नहीं, ये एक दर्शन है जो कृपा और शक्ति के संतुलन पर टिका है। ये एक विज्ञान है जिसमें फिजिक्स और ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है, और ये एक जीवंत संस्कृति है जो त्योहारों और उत्सवों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। नाम के अर्थ से लेकर हथियारों की वर्सेटैलिटी, टेक्निक की गहराई और त्योहारों में उसके प्रदर्शन तक हर पहलू एक बड़ी और गहरी कहानी कहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन युद्ध कला को समय के साथ एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत, अ लिविंग कल्चरल हेरिटेज के रूप में सेलिब्रेट किया जा सकता है। सही। ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं है, ये भविष्य के लिए उसे जिंदा रखना भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम गतका के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जो लोग गतका को सिर्फ तलवारबाजी समझते हैं, वो इसकी आधी कहानी ही जानते हैं। सही बात है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि असली गतका वो हथियारों में नहीं, बल्कि उसके पीछे के दर्शन, उसकी रूह में छिपा है। बिल्कुल, ये एक मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक लिविंग फिलॉसफी है। हाँ, और आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे एक युद्ध कला समय के साथ अपनी इस रूह को बचाए रखती है। और इसकी शुरुआत होती है इसके नाम से ही, जो अपने आप में एक पहेली है। अच्छा। शब्द है गतका। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन हमारे सोर्सेज इसके पीछे दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे से आप कह सकते हैं टकराती हुई कहानियां बताते हैं। दिलचस्प है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। ये किसी भी पारंपरिक कला की जड़ तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता होता है, उसके नाम के अर्थ को समझना। तो पहली थियरी जो सोर्स हमें देता है वो बहुत ही काव्यात्मक है, फिलोसॉफिकल है। वो कहता है कि गतका का मतलब है वन हुज फ्रीडम बिलोंग्स टू ग्रेस, यानी जिसकी स्वतंत्रता कृपा से संबंधित है। वाह। ये किसी लड़ाई की कला का नाम कम और किसी सूफी कविता की पंक्ति ज्यादा लगती है ना? बिल्कुल, और यहीं पर इसका कोर आइडिया छिपा है। यह नाम सीधे तौर पर सिख धर्म के संत सिपाही या सेंट सोल्जर के विचार से जुड़ा हुआ है। संत सिपाही। हाँ, इसका मतलब है कि शक्ति का इस्तेमाल केवल रक्षा के लिए और कृपा के साथ करना है। यहाँ ग्रेस का मतलब सिर्फ एलिगेंस नहीं है, बल्कि एक डिवाइन कंपैशन है। अच्छा। ये बताता है कि आपका हथियार आपके ईलो का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। लेकिन ये कृपा वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? जब जान पर बनाए, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करता है, तब कोई ग्रेस या कृपा के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या हमारे सोर्सेज इस पर कोई रोशनी डालते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। गतका की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। ये आपको सिखाती है कि चरम दबाव में भी अपने मन को शांत कैसे रखना है। अच्छा। वो आपको लड़ना नहीं, लड़ाई को जीतना सिखाती है। और जीत हमेशा आक्रामकता से नहीं मिलती। सही। वो संयम और सही रणनीति से मिलती है। वो बड़े भाई वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ। वो पुलिस से लड़ते हुए भी ये ध्यान रखता है कि उसके छोटे भाई बहन पर आंच ना आए। उसका गुस्सा कंट्रोल्ड होता है, उसकी शक्ति फोकस्ड होती है। मतलब यही ग्रेस इन एक्शन है। राइट। तो ये एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन है, जिसे मार्शल आर्ट्स की भाषा में सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। पर फिर आती है दूसरी थ्योरी जो जमीन से ज्यादा जुड़ी हुई लगती है। हाँ, जो प्रैक्टिकल साइड को देखती है। सोर्स कहता है कि गतका शब्द संस्कृत के शब्द गदा यानी मेस से आया है। गदा। हाँ, ये तो एकदम प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। हाँ, और ये भी उतना ही वैलिड है। कई मार्शल आर्ट्स का नाम उनके शुरुआती हथियार से ही आता है। अच्छा। गतका के प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की छड़ या सोटी, जो शायद गदा का ही एक हल्का रूप थी,
उसी से इसका नाम गतका पड़ गया होगा। अच्छा, ये कला के एवोल्यूशन को दिखाता है, उसकी प्रैक्टिकल रूट्स को। तो यहाँ पहला बड़ा टेकअवे ये है कि गतका की पहचान ही इस द्वंद्व में छुपी है। क्या ये कृपा से चलने वाली एक आध्यात्मिक कला है या गदा से निकला एक युद्ध कौशल? और स्रोत बताते हैं कि ये या का नहीं और का मामला है। एग्जैक्टली। ये दोनों मिलकर ही गतका को पूरा करते हैं। इसकी रूह कृपा है और शरीर गदा है। आपने बिल्कुल सही सिंथेसाइज किया, यही इसकी असली पहचान है। और ये द्वंद्व सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। जब हम इसके हथियारों को देखते हैं तो सोर्स हमें एक पूरी लिस्ट देता है। स्टिक, कृपाण, तलवार और कटार। ये कोई एक स्किल सेट नहीं है, ये तो एक पूरा आर्सेनल है। ये कंप्लीट कॉम्बैट फिलॉसफी को दिखाता है। बिल्कुल। और हर हथियार एक अलग सवाल का जवाब है, एक अलग परिस्थिति का समाधान। सही। ये दिखाता है कि गतका के मास्टर्स ने लड़ाई के हर पहलू पर कितना गहरा सोचा था। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्टिक या सोटी से। ये नींव है। अच्छा। जैसे संगीत सीखने वाला पहले सारेगामा सीखता है, वैसे ही गतकाबाज पहले सोटी चलाना सीखता है। इससे फुटवर्क, बैलेंस, रेंज का अंदाजा और कलाई की मजबूती सब कुछ डेवलप होता है। और कृपाण, वो तो सिर्फ एक हथियार नहीं है। सोर्सेस साफ साफ कहते हैं कि ये सिखों के 5 ककारों में से एक है। हाँ, यहाँ आकर बात सिर्फ कॉम्बैट की नहीं, आस्था की हो जाती है। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बारीक रेखा है। कृपाण आस्था और आत्मरक्षा का प्रतीक है। ये एक सिख को हमेशा याद दिलाती है कि उसे कमजोरों और मजलूमों की रक्षा करनी है, जैसे एक डॉक्टर का स्कैल्पल जीवन बचाने का औजार है। जी। एक तरफ हम संत सिपाही के दर्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लिस्ट में कटार जैसा घातक हथियार है। हाँ, जो खास तौर पर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए बना है और बेहद लीथल हो सकता है। इन दोनों विचारों में एक तनाव सा दिखता है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये तनाव ही गतका की प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। अच्छा, कैसे? संत सिपाही का मतलब ये नहीं है कि आप खतरे को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके एक्शंस वो धर्म और राइचसनेस से गाइड होते हैं। कटार एक डिफेंसिव वेपन है इन अ वे। जब दुश्मन आपकी तलवार की रेंज को पार करके आपके बिल्कुल करीब आ जाए, जब हाथापाई की नौबत आ जाए, तब कटार आपकी रक्षा करता है। मतलब? इसका एज शेप्ड हैंडल आपकी कलाई और पैरों को बचाता है, और इसका ब्लेड दुश्मन को इनकैपेसिटेट करने के लिए है। ये फिलॉसफी की नहीं, फिजिक्स की जरूरत है। जब दूरी खत्म हो जाए तो लड़ाई का तरीका बदलना ही पड़ता है। वेट अ मिनट, मतलब एक ही योद्धा से उम्मीद की जाती है कि वो लंबी तलवार से लेकर छोटी कटार तक हर दूरी पर लड़ने में माहिर हो? हाँ, ये तो मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस जैसी मल्टी डोमेन ट्रेनिंग लगती है। ये सिर्फ एक कला नहीं, ये तो पूरा वॉर साइंस है। प्रिसाइसली। और इसीलिए तलवार को इसका सबसे एडवांस स्टेज माना जाता है। राइट। जब एक योद्धा स्टिक से बेसिक्स, कृपाण से जिम्मेदारी और कटार से नजदीकी लड़ाई सीख लेता है, तब उसे तलवार दी जाती है, जो बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रतीक है। बिल्कुल। तलवार के साथ फुटवर्क, स्पीड और पावर का असली इम्तिहान होता है। इतने अलग अलग हथियार, ये सोचना ही मुश्किल है कि एक ही इंसान इन सब को कैसे चला सकता है। जाहिर है इसकी टेक्निक भी उतनी ही यूनिक और गहरी होगी। बिल्कुल। हमारे सोर्स इस बारे में क्या कहते हैं? सोर्स की एक पंक्ति है जो इसका सार बताती है। इस कला में हमला और बचाव, हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियां और इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति से निर्धारित होता है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। जरूर। हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियां का मतलब है स्टांसेस एंड फुटवर्क, जिसे गतका में पैंथरा कहते हैं। पैंथरा जैसे कुश्ती में होता है? बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हथियारों के साथ। ये गतका का ग्रामर है। ग्रामर? हाँ, ये सिर्फ पैर हिलाना नहीं, ये जमीन पर ज्योमेट्री बनाना है। एक मशहूर पैंथरा है बाज दी बैठक, हॉक्स स्टांस। अच्छा। जिसमें योद्धा बाज की तरह नीचे बैठकर एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह हमले के लिए तैयार रहता है। वाह। एक क्षण आप इस लो स्टांस में है और अगले ही पल दुश्मन के हमले से बचने के लिए एक फुर्तीले सर्कुलर मोशन में घूम जाते हैं। तो ये सिर्फ पोजीशन नहीं, ये एक तरह की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है जो एक्सप्लोड होने के लिए तैयार है। ये स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। एग्जैक्टली। और यही पंक्ति का दूसरा हिस्सा काम आता है, हथियार की प्रकृति। अच्छा। आपका पैंथरा और मूवमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके और आपके दुश्मन के हाथ में क्या है। राइट। अगर आपके हाथ में लंबी सोटी है तो आप एक वाइड ओपन स्टैंस लेंगे ताकि आप अपनी रीच का पूरा फायदा उठा सकें। और कटार के साथ? अगर आपके हाथ में कटार है तो आपका स्टैंस बहुत नैरो और क्लोज होगा
ताकि आप तेजी से अंदर घुसकर वार कर सकें। और ये सर्कुलर मोशंस जिनका आपने जिक्र किया, क्या ये गतका की पहचान है? हाँ, ये गतका के कोर प्रिंसिपल्स में से एक है। ज्यादातर यूरोपियन स्वॉर्ड फाइटिंग लीनियर होती है, आगे पीछे। गतका में सर्कुलर मूवमेंट्स या चक्कर पर बहुत जोर है। और इसका फायदा? फायदा ये है कि आप सिर्फ हमले को ब्लॉक नहीं करते, आप उसकी एनर्जी को डिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट करते हैं और उसी फ्लो में अपना काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं। मतलब ये ब्रूट फोर्स पर नहीं, फिजिक्स पर आधारित है। बिल्कुल, ये एक तरह का नॉन स्टॉप फ्लूइड मोशन है जो देखने में डांस जैसा लगता है, लेकिन हर मूवमेंट का एक डेडली पर्पस होता है। So what does this all mean? इसका मतलब यह है कि एक गतका प्रैक्टिशनर सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखता, नहीं, वो फिजिक्स, ज्योमेट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। कब, कहां और कैसे मूव करना है, ये एक हाई स्पीड चेस मैच की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से ये सिर्फ एक युद्ध कला नहीं रह जाती। जब आप इसे त्योहारों में, उत्सवों में देखते हैं तो इसका एक और ही रूप सामने आता है। हाँ, ये सोर्सेस का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है। ये कोई छिपी हुई कला नहीं है जिसे किसी गुप्त अखाड़े में प्रैक्टिस किया जाता हो। ये तो पब्लिक डिस्प्ले पर है। बिल्कुल। वैसाखी और होला मोहल्ला जैसे त्योहारों पर इसका प्रदर्शन होता है। ये बात इसे बहुत यूनिक बनाती है। और यही इसके जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, जब कोई कला अखाड़े या डोजो से निकलकर लोगों के बीच सड़कों पर आ जाती है तो वो पूरे समाज की बन जाती है। वो एक परफॉर्मेंस आर्ट और कम्युनिटी सेलिब्रेशन का रूप ले लेती है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे दक्षिण भारत में कलरीपयट्टू का प्रदर्शन मंदिरों के उत्सवों में होता है। हाँ, या कई लोक नृत्यों में आज भी मार्शल आर्ट्स की झलक दिखती है। सही पकड़ा आपने। ये कला को लोगों की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना देता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कलेक्टिव मेमोरी। ये कल्चरल ट्रांसमिशन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब बच्चे इन प्रदर्शनों को देखते हैं जहां परफॉर्मर आंखों पर पट्टी बांधकर या आग के गोलों के बीच से निकलते हुए करतब दिखाते हैं, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। नहीं, ये उनके अंदर अपनी कल्चर, अपनी विरासत के प्रति एक गर्व और जिज्ञासा पैदा करता है। ये कौशल, साहस और सिख संस्कृति का एक जीवंत, लिविंग एंड ब्रीदिंग प्रदर्शन है। जैसे 26 जनवरी की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां अपनी संस्कृति दिखाती हैं, बिल्कुल वैसे ही गतका का प्रदर्शन पंजाब की मार्शल हेरिटेज को, उनके शौर्य की परंपरा को सबके सामने लाता है। ये एक ऐलान है कि हम अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सिखों तक सीमित नहीं है। आज गतका को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। ओह, अच्छा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके मुकाबले होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट रह सकती है। ये कला को म्यूजियम पीस बनने से बचाता है। तो ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, ये एक इवॉल्विंग एंटिटी है। ये अपने आप को समय के साथ अडॉप्ट कर रही है। और यही किसी भी पारंपरिक कला को बचाए रखने का सबसे कारगर तरीका है, उसे रेलेवेंट बनाए रखना, उसे कम्युनिटी लाइफ का हिस्सा बनाना। गतका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो गतका सिर्फ हथियार चलाना नहीं है। नहीं, ये एक दर्शन है जो कृपा और शक्ति के संतुलन पर टिका है। ये एक विज्ञान है जिसमें फिजिक्स और ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। और ये एक जीवंत संस्कृति है जो त्योहारों और उत्सवों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। नाम के अर्थ से लेकर हथियारों की वर्सेटैलिटी, टेक्निक की गहराई और त्योहारों में उसके प्रदर्शन तक हर पहलू एक बड़ी और गहरी कहानी कहता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन युद्ध कला को समय के साथ एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत, अ लिविंग कल्चरल हेरिटेज के रूप में सेलिब्रेट किया जा सकता है। सही। ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं है, ये भविष्य के लिए उसे जिंदा रखना भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मुष्टि युद्ध पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से। ये वाराणसी में शुरू हुआ, जो देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सोचिए, ये एक तरह की अनआर्म्ड मार्शल आर्ट है, बिल्कुल बॉक्सिंग जैसी। अच्छा। इसमें किक्स, पंचेस, घुटने और कोहनी से वार, मतलब सब कुछ शामिल था। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि 1960s तक ये काफी पॉपुलर आर्ट थी, लेकिन अब ये बहुत कम देखने को मिलती है। एक तरह से ये हमारी एक खोई हुई विरासत जैसी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं थी,
मुष्टि युद्ध का मकसद तीनों पहलुओं का विकास करना था, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल भी? हाँ, मतलब ये सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि मन को अनुशासित करने और एक आध्यात्मिक गहराई तक पहुंचने का भी एक तरीका था। सही है। आज के फिटनेस कल्चर में हम अक्सर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसकी लड़ाइयों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था ओह! और उनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए थे, जो उस तरह की कला में माहिर थे। अरे वाह! पहली है जामवंती। इसमें ओपोनेंट को लॉक और होल्ड करके काबू में किया जाता है, मतलब सबमिशन के लिए मजबूर करना। अच्छा, तो ये बिल्कुल मॉडर्न डे एमएमए या ग्रैपलिंग जैसा लगता है, हाँ, बिल्कुल। जहां ताकत से ज्यादा टेक्निक और लेवरेज का इस्तेमाल होता है कि ओपोनेंट को फंसा लिया जाए। एग्जैक्टली। दूसरी है हनुमंती। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये टेक्निकल सुपीरियोरिटी के लिए थी। यहाँ स्किल की बात हो रही है, ब्रूट फोर्स की नहीं। मतलब दिमाग का खेल ज्यादा था। हाँ। और तीसरी है भीमसेनी। अब ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेंथ पर है, मतलब बस ताकत के दम पर जीतना। अच्छा। तो ये प्योर पावर गेम है। इसमें शायद रणनीति से ज्यादा इस बात पे जोर होता था कि कौन शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल। और आखिरी वाली तो सुनने में ही काफी खतरनाक है, जारंधी। जारंधी? हाँ, इसका फोकस हाथ, पैर और जोड़ों को तोड़ने पर होता था। ओह बाप रे! तो मतलब इन चारों स्टाइल्स में सेल्फ डिफेंस से लेकर लड़ाई के सबसे घातक रूप तक सब कुछ शामिल था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के अलग अलग कोनों में कॉम्बैट की अपनी अपनी यूनिक ट्रेडिशंस थी। बिल्कुल। चलिए कुछ और मार्शल आर्ट्स पर नजर डालते हैं। हाँ, डालते हैं। शुरू करते हैं पाइका अखाड़ा से, जो ओडिशा का है। ये डांस और कॉम्बैट का एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, डांस और कॉम्बैट। हाँ, सोचिए, एक कला जो लड़ाई भी है और नृत्य भी। पहले से योद्धा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये एक परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कई भारतीय मार्शल आर्ट्स में लड़ाई और कला के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। सही बात है। मूवमेंट में एक रिदम होता है, एक ग्रेस होती है, जो इसे सिर्फ हिंसा से कहीं ज्यादा बना देती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ वॉरियर्स प्रैक्टिस टू अ परफॉर्मिंग आर्ट, ये इसकी कल्चरल अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। बिल्कुल। अब कश्मीर चलते हैं, जहां से इसको आए हैं। ये एक सीधी सादी आर्ट है। इसमें तलवारों और ढालों का इस्तेमाल होता है। ओके, अ क्लासिक वेपन बेस्ड आर्ट। हाँ। इसके बाद है आंध्र प्रदेश का कथीसामू। ये एक प्राचीन कला है जिसमें राज्य की शाही सेनाएं माहिर हुआ करती थी। शाही सेनाएं? हाँ, मतलब ये कोई आम लोगों की आर्ट नहीं थी, ये रॉयल आर्मीज की स्किल थी, जो इसे एक एलीट और हाईली डिसिप्लिन स्टेटस देता है। इसका मतलब है कि इसकी ट्रेनिंग बहुत सिस्टमैटिक और कठोर रही होगी, जो एक पूरी सेना को सिखाई जाती थी। सही। अब एक ऐसी आर्ट की बात करते हैं जो पूरे भारत में फैली थी, बंदिश। ये एक अनआर्म्ड आर्ट है। बंदिश? और इसकी खासियत यह है कि इसमें एक हथियारबंद ओपोनेंट के खिलाफ वेरियस लॉक होल्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी उसे मारे बिना। ना मारे काबू करना। है ना कमाल? ये सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि संयम और जिम्मेदारी भी सिखाता है। द गोल इज न्यूट्रलाइजेशन, नॉट एनाइहिलेशन। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, मल्लयुद्ध के लिए। ये एक पारंपरिक कुश्ती है। कुश्ती। और इसके प्रैक्टिशनर्स की लिस्ट तो देखिए, सिद्धार्थ गौतम और कृष्णदेव राय जैसे नाम शामिल हैं। क्या बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम? हाँ, ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। बिल्कुल है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे रेसलिंग स्टाइल्स जैसे नाबिन से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये उस दौर के क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस को दिखाता है कि कैसे ये कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और विकसित हो रही थीं। इसी से जुड़ा हुआ है मल्लखम, जो 12वीं सदी में महाराष्ट्र में शुरू हुआ। हाँ, मल्लखम तो मैंने देखा है। इसमें एक पोल मतलब खंबा और रस्सी का इस्तेमाल होता है, और इसके लिए जबरदस्त कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का एक अद्भुत मिश्रण है। बिल्कुल, इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस का संतुलन चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग को और भी चैलेंजिंग बनाया जा सकता है। अब भारत के कुछ और कोनों में देखते हैं। मिजोरम से है इनसुक नवार। इनसुक नवार? इसमें खिलाड़ी एक गोल लकड़ी की रॉड का इस्तेमाल करते हैं और एक सर्कल के अंदर खेलते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का कॉम्बैट स्पॉट लगता है। हाँ। और फिर निकोबार द्वीप समूह से हैं किरिप और साल्दू। इसे निकोबारी कुश्ती भी कहते हैं।
ये उदाहरण दिखाते हैं कि मार्शल ट्रेडिशंस कितनी डाइवर्स हैं। हर क्षेत्र ने अपने एनवायरनमेंट और कल्चर के हिसाब से अपनी कॉम्बैट स्टाइल्स विकसित की। सही कहा। ये सिर्फ बड़े साम्राज्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि छोटे-छोटे समुदायों की भी अपनी लड़ने की कलाएं थीं। और आखिर में तमिलनाडु से वर्म अति। मर्म अति, ये तो सुना है मैंने। इस कला में शरीर के वाइटल स्पॉट्स यानी कि मर्म स्थानों पर हमला किया जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। ये शेयर फोर्स के बजाय प्रिसिजन और शरीर की एनाटॉमी की गहरी समझ पर आधारित है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन प्राचीन प्रैक्टिशनर्स को मानव शरीर की कितनी गहरी जानकारी थी बिना मॉडर्न मेडिकल साइंस के। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 21 Martial Arts in India of Indian Art and Culture by Nitin Singhania. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.